टू ऑनलाइन साइंस। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है आपके पास वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस को जानने से पहले जीवन लाइफ क्या होती है तो जान लो। लाइफ क्या होती है? तो किसी से मैंने पूछा कि जीवन क्या होता है, जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो उसने क्या बताया कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है। सुना? अरे मैंने कहा ये क्या बता दिया तूने, जिंदा रहने के लिए तुझे मुलाकात की जरूरत पड़ रही है। तो बेटा तेरा तो काम हो गया ख़राब। तो अब देखते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है तो कैसे बताओगे। जैसे कि एक किसी व्यक्ति को बताना है कोई जिंदा है, कोई पर्सन का बताना है तो क्या बताओगे? यदि वो चल सकता है तो जिंदा है, ऐसा यदि वो बैठा हुआ है तब जिंदा नहीं है क्या? वो बैठा हुआ है तो मर गया क्या? नहीं मरा ना। तो इसका मतलब फिर तुम बताओगे यदि वो सांस ले रहा है तो जिंदा है। तो मैं कह रहा हूँ कि कई चीज़ें, कई जीव ऐसे वो ऐसे आपको सांस लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी भी चीज़ वो कोई कोई हो सकता है कि वो सांस लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या जिंदा नहीं? बिल्कुल नहीं। जैसे अब मैं बताऊँ आपको किसका सांस लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि आपने देखे होंगे पेड़ पौधे, प्लांट्स एंड ट्रीज, तो वो सांस लेते हुए दिखाई देते हैं कि आपको नहीं देते ना। तो इसका मतलब वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल लिविंग है। तो आप बोलोगे कि उनमें ग्रोथ होती है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, तो वो लिविंग हो गया। अच्छा, कंटिन्यूस। और ये एक बार वो पूरे मैच्योर हो चुके हैं, आप ग्रोथ नहीं हो रही, तब वो जिंदा नहीं रहेंगे? तब वो जिंदा नहीं है? बिल्कुल तब भी जिंदा है। तो ऐसी क्या क्राइटेरिया जिसको देख के अपन बता दें कि हाँ ये चीज़ जिंदा है? तो मैं बता देता हूँ, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात की नहीं, इन चीज़ों की ज़रूरत है। मुलाकात की ज़रूरत तो तुम्हें पता नहीं कैसे हो जाती है, इस एज में बहुत होता है, कुछ कुछ होता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जिंदा रहने, यदि कोई जिंदा है तो इसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। मूवमेंट कर रहा होगा वो, रेस्पिरेशन कर रहे होगा वो। रेस्पिरेशन क्या है इसको भी समझें। सेंसिटिविटी होगी उसके अंदर, सेंसिटिविटी होगी। ये क्या होती है सेंसिटिव? मतलब अपने एनवायरनमेंट के प्रति उसके कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो वो उसका रिएक्शन देगा, मतलब सेंसिटिव होगा उसके लिए। यदि टेम्परेचर में चेंज आया तो उसको पता चलेगा कि हाँ टेम्परेचर कम हो गया है, ज़्यादा हो गया, तो इतना सेंसिटिव होगा। फोर्थ उसमें क्या चीज़ होगी? वो करेगा रिप्रोडक्शन, मतलब अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म बना लेगा वो। ओके, रिप्रोडक्शन करेगा। और क्या करेगा? वो ग्रोथ करेगा। कुछ क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ठीक है, ग्रोथ हो रही होगी। 6 पॉइंट में क्या होगा कि वो करेगा एक्सक्रीशन, मतलब खा लेगा पी लेगा, उसके बाद उसको बाहर भी तो निकालेगा, मतलब एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकालना चीज़ों को। जैसे सोए सोए जाते हो ना बाथरूम में, क्या करने जाते हो? बाहर निकालने जाते हो ना, जो भी खाया पिया उसको, तो वो एक्सक्रीशन बोलेंगे उसको। फिर हो गया न्यूट्रिशन। अच्छा, उल्टा सीक्वेंस हो गया। सबसे पहले मतलब पहले खाना पीना भी पड़ेगा, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। न्यूट्रिशन लोगे, उसका उसको पचाओगे अच्छे से, खाना बनाओगे, एनर्जी बनाओगे, उसके बाद ही तो बाहर निकालोगे इसको। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। कोई जिंदा है तो जिंदा रहने के लिए मुलाकात के साथ साथ ये चीज़ों का आना भी जरूरी है। साइंस के स्टूडेंट हो तो ये वाला गाना मत गाना कि जिंदा रहने के लिए मुलाकात। तो जिंदा कोई भी है तो ये बता, ये चीज़ें वो कर रहा होगा। ठीक है, अब ये बात बताओ मुझे कि जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। उसे देखते हैं। इसमें जो वो अपने को पढ़नी है वो लाइफ प्रोसेस पढ़नी है। ये लाइफ प्रोसेस नहीं है जो मैंने अभी बताई है, वो तो कोई जिंदा है इसका इंडिकेशन है, कोई जीवित है उसका इंडिकेशन है। ठीक है, अब अपने को देखनी है जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस अपने अंदर होती है। नंबर एक जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है ना खाने में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, फैट की जरूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना। तो मतलब ये तो हो गए न्यूट्रिएंट, जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो हो गए न्यूट्रिएंट। और इस प्रोसेस को, मतलब आप न्यूट्रिशन लेते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस की जरूरत पड़ी। नंबर दो, न्यूट्रिशन तो आपने ले लिया बच्चों, न्यूट्रिशन तो आपने ले लिया, खा पी तो लिया, बट खाने पीने से ही सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। खाने पीने के बाद उससे एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए, उससे एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए बच्चों, तभी तो न्यूट्रिशन किसी काम का है, नहीं तो किसी काम का नहीं। इसके लिए आप करते हो रेस्पिरेशन, उसी आप करते हो रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन और एक टर्म होती है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम नहीं होते, ब्रीदिंग अलग चीज़ है, रेस्पिरेशन अलग चीज़ है। इनमें क्या डिफरेंस है सर? बच्चों इसमें ये डिफरेंस है, ब्रीदिंग का मतलब आप जो एनवायरनमेंट है उससे एयर लेके जाते हो अंदर और उसको बाहर निकाल देते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग, एयर इन और आउट, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप बाहर से चीज़ें लेके गए हो अंदर, उनमें से O2 सेपरेट हो जाएगी, और O2 क्या करेगी? आपने जो भी खाना खाया है, जो भी खाना खाया है उसके साथ रिएक्शन करेगी और आपको एनर्जी बना के देगी। इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एनर्जी मिलती है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फॉर्म में एनर्जी आपको मिलती है। इस एनर्जी का उपयोग करके आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड की चीज़ें करते हो, जितने भी काम करते हो आप डिफरेंट डिफरेंट के काम आप इस एनर्जी का यूज़ करके करते हो, जो कि आपको एटीपी की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, रेस्पिरेशन करोगे, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन ले लिया, न्यूट्रिशन लेने से कुछ नहीं होगा, आपको रेस्पिरेशन के थ्रू से एनर्जी बनानी पड़ेगी, उस एनर्जी का यूज हो पाएगा। ठीक है, एनर्जी बन गई, उसके बाद क्या प्रोसेस होगी आपके? बताओ, उसके बाद क्या? मतलब एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी जो भी मिलती है, मतलब जो भी फूड जाता है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर काम को करने के लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ऑर्गन सिस्टम होते हैं पूरे के पूरे। तो डिफरेंट डिफरेंट, यदि जैसे कि अमीबा है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या है? सीधा बहुत सिंपल प्रोसेस, उसने खाना अंदर खाया और अंदर साइटोप्लाज्म को दिया खाना, और जो भी चीज़ें बच गई वो बाहर निकाल दी। बट ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं होता। आप खाना खाओगे, वो एक जगह पहुंचेगा, सेल्स के पास पहुंचेगा, एक जगह पहुंचेगा, ठीक है, एक जगह उसने एनर्जी बना ली। अब उस एनर्जी को सारी की सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों, सारे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। ऐसे पता चला कि आज तो मैं सिर्फ पेट को खाना खिलाता हूँ, आज मैं अपने हाथ को खाना नहीं खिलाऊंगा, ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब हाथ को भी खाना चाहिए सेम टाइम पे, पेट को भी चाहिए, पैर को भी चाहिए, सबको खाना चाहिए। तो मतलब इस खाने को हर पार्ट तक पहुँचाना पड़ेगा। इस हर एक पार्ट तक पहुँचाने के लिए
मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे कि अब गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों जाते हो नानी जी के घर, मामा जी के घर, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है ना। बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, कार से जाते हो, बाइक से जाते हो, किसी से भी जाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जो खाना है उसकी एनर्जी को हर जगह तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। और ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। ब्लड मतलब जो भी एनर्जी होगी उसको ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो थर्ड जो सिस्टम होगा, टिट्टम नहीं टिट्टम सिस्टम होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब हो गया। अब इतना ये खाना बना, उसने एनर्जी भी ले ली, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, हर पार्ट तक पहुंचा दी। अब इस खाने को खाने के बाद भी कुछ वेस्ट बच जाएगा, जो आपको बाहर निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। खाने को बाहर निकालने के प्रोसेस बोलते हैं एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट सब्सटेंस होंगे उनको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये शरीर में इकट्ठे होते जाएंगे और एक टाइम के बाद इतना पॉइजनस कर देंगे चीज़ों को कि उससे डेथ भी हो सकती है। इसलिए इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। खाया पिया पचाया, बाहर निकाल दिया, लाइफ चल रही है मस्त, ऐसी लाइफ चलती है मस्त, ठीक है। ये सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली प्रोसेस जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज। ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड को लेता है और उसका यूटिलाइज भी करता है। ऐसा नहीं खाना खा लिया और सारा सारा बाहर निकाल दिया, उसका यूटिलाइजेशन भी तो करना है यार, उसका यूटिलाइजेशन भी तो करना पड़ेगा। तो क्या नीड है न्यूट्रिशन की? तो न्यूट्रिशन की नीड होती है एनर्जी। वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो किससे पूरी होती है? न्यूट्रिशन से पूरी होगी। खाना नहीं खाओगे टाइम से तो कोई भी काम नहीं। सर वैसे भी हम तो कोई भी काम करते नहीं, खाते पीते सोते, खाते पीते सोते। अरे बच्चे, ये तुम खा पी के सोते भी रहोगे ना तब भी शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों? ग्रोथ एंड रिपेयरिंग तो चली रही है, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग तो हर टाइम पे चली रही है। मतलब आपकी शरीर की ग्रोथ भी हो रही है और साथ साथ में रिपेयरिंग भी चलती रहती है। रिपेयरिंग मतलब कहीं भी टिश्यू में डैमेज हो गया किसी भी, तो उसका रिपेयरिंग भी तो करना था, उसके लिए भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब आप खाना खाते हो सोते भी रहते हो ना, तब भी शरीर को चलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो तब भी होगी। बट आप खुद हैवी वर्क करते हो, हैवी वर्कआउट करते हो, जिम वगैरह जाते हो, कुछ करते हो, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग चीज़ हो गई। बट यदि कुछ नहीं भी कर रहे हो, चुपचाप खा पी के सो रहे हो ना, तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब भी आपको खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे तो बस सो जाओ और उसके बाद कुछ भी खाना मत खाओ तो चलता रहेगा शरीर, नहीं चलेगा। एक टाइम के बाद वो खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय, गया, ऐसा हो जाए। तो न्यूट्रिशन की नीड क्या होती है कि जितनी भी एनर्जी के लिए अपने को जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए एनर्जी एक तो यहाँ से सप्लाई होगी। दूसरी बात क्या होती है कि ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए भी आपको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और न्यूट्रिशन के लिए आपको जिन चीज़ों को कंज्यूम करते हो उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन से टीएंट्स? न्यूट्रिएंट्स। तो मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि कौन कौन से न्यूट्रिशन? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये तो हो गए मेन न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है। जिनकी ज़्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट तो होती है बट कम अमाउंट में होती है। जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, इनकी रिक्वायरमेंट होती है बट स्मॉल अमाउंट में होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप हो गए, एक हो गया मैक्रो जिनकी ज़्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है, वो मैक्रो हो गए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स हो गए। और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है। बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गए आप, समझ में आया ना? अब देखो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, हर कोई खाने बनाने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक तरीका होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरे हेटरोट्रॉपिक जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मम्मी यदि खाना बनाएंगी तो वो तो हो गई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ले रही हैं, और आप उनका बनाए हुआ खाना खा रहे हो तो आप हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ले रहे हो। ऐसा कुछ ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब खाने के लिए आपको क्या सब्जी बाजार से खरीद के लानी पड़ रही है, गेहूँ ला रहे हो, आटा बना रहे हो, उसका मसाले ला रहे हो, ये सारी चीज़ें ला रहे हो ना, मतलब अपन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही शो करते हैं। मतलब दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेंट है ना अपन, प्लांट्स मतलब सब्जी वगैरह पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए अपन करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो एनवायरनमेंट से कुछ सब्सटेंस लेते हैं और उनको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने खाने की फॉर्म में, और उस खाने को फिर हेटरोट्रॉपिक यूज़ करते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉपिक ने तो क्या किया, कुछ सब्सटेंस सिर्फ एनवायरनमेंट से लिया और अपना खाना खुद बना लिया, ये खुद की किचन साथ लेके चलते हैं। जबकि हेटरोट्रॉपिक क्या करते हैं, इन पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा मत सोचने मम्मी खाना खुद बनाती है तो इसका मतलब वो तो हो गई ऑटोट्रॉपिक और मैं उनका बनाया हुआ खाना खाता हूँ तो मैं हो गया हेटरोट्रॉपिक। ऐसा नहीं होता बच्चों। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक ये होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक इनटेक CO2 एंड H2 कन्वर्ट दी इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो किसके थ्रू होता है? एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या बनाया जाता है? जो भी प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं? खाने में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये क्या करते हैं? इसके लिए क्या करते हैं? ये एनवायरनमेंट में CO2 अवेलेबल है, कहाँ से आई? अरे तुम पूरे दिन रात सांस छोड़ रहे ना, हर श्वास श्वास में है CO2 नाम तेरा, ऑक्सीजन तुझे है देते, CO2 तुम है लेते,
ठीक है। तो CO2 क्या करती है बच्चों, CO2 क्या करती है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, कहाँ से आई, तुमने सांस छोड़ी CO2 मिल गई, ठीक है। CO2 एनवायरनमेंट में, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, पर वाटर वेपर से काम नहीं चलेगा, खाना बनाने के लिए उनको वाटर अंदर चाहिए प्लांट्स को। तो ये अपनी जो भी आप पेड़ को, प्लांट्स को, ट्रीज़ को पानी देते हो ना, तो वो रूट से पहुंच जाता है जहाँ पे भी खाना बनता है, यानी कि लीव्स में खाना बनता है। खाना कहाँ बनता है, खाना बनता है ग्रीन पार्ट ऑफ ट्री, ग्रीन पार्ट ऑफ ट्री में खाना बनता है। ग्रीन पार्ट ऑफ ट्री कौन से होते हैं, लीव्स, जैसे ही ज़्यादातर लीव्स ही है ना, तो लीव्स में खाना बनता है। लीव्स में खाना कैसे बनता है, उन्होंने CO2 तो बाहर से ली, और बाहर से भी कैसे लेते हैं CO2, उसका भी प्रोसेस है, मैं अभी बताऊंगा। और H2 उन्होंने रूट से ले ली। अब इससे बनाएंगे ये कार्बोहाइड्रेट, ये बना ली इन्होंने कार्बोहाइड्रेट, और साथ में निकली O2 को ले लोगे तुम, मतलब हम सब O2 का अपन यूज़ करते हैं ना, किसके लिए, जब ब्रीदिंग होती है तो O2 अंदर जाती है ना, वो और बहुत सारी गैस भी जाती है, क्योंकि एयर में तो O2 के साथ और भी गैस होती है, बट O2 मेनली अपने को चाहिए ना, O2 चाहिए ना अपना खाना बनाने के लिए, O2 जल्दी होती है, और अपन इनका बनाया हुआ खाना भी खा जाते हैं। प्लांट से तो आप अपना फूड ले रहे हो, सब्जी लेके आ रहे हो, ये गेहूँ वगैरह लेके आ रहे हो, सारी चीज़ें क्या है, ये प्लांट्स के खुद का बनाया हुआ खाना है ना, तो इसको आप कंज्यूम करते हो, और इनके द्वारा O2 दी जाती है, उनको भी कंज्यूम करते हो, साथ में वाटर वेपर निकलती है। तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है कि प्लांट्स में जो ग्रीन पार्ट होते हैं उनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। कौन से प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। कौन सा फिल, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है, जैसे ही इस लीफ पे सनलाइट पड़ी, तो सनलाइट मतलब सन की जो एनर्जी है, सन की एनर्जी, इसको ये कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। सन एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, सोलर एनर्जी इसको बोलेंगे, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। साथ साथ में क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि पानी है उसको तोड़ देगा। जो छन से जो टूटे कोई पानी, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। तो देखो H2O को भी तोड़ दिया किसने, सोलर एनर्जी, H2O को तोड़ दिया H2 और O2 में, और साथ साथ में इसने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। तो ये H2 टूट गया, और ये H2 टूट के रिएक्शन कर रहा है CO2 से, और इसको कन्वर्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये बन गया C6H12O6, और साथ में बना O2 गैस, जो कि अपन यूज़ कर लेंगे, और साथ में यहाँ से H2O भी निकलता है। अब देखो CO2 अंदर आने का एक प्रोसेस भी होगा। CO2 अंदर कैसे आएगी, ये बात भी तो है, CO2 अंदर आती है कैसे, तो देखते हैं। जो लीव्स होती है ना, लीव्स, उनकी कुछ सरफेस ऐसी दिखती है। अपर जो सबसे बाहर वाली सरफेस होती है, मतलब ऊपर वाली सरफेस होती है, उनको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और सबसे नीचे वाली सरफेस होती है उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। और लीव्स पे ऊपर की साइड अपर एपिडर्मिस से ऊपर और लोअर एपिडर्मिस से नीचे एक क्यूटिकल लेयर होती है। ये क्या करती है, एक्सेस वाटर कहीं बाहर ना निकल जाए, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाहर ना निकल जाए, मतलब ज़्यादा पानी बाहर नहीं निकल जाए, इससे ये बचाती है कौन, क्यूटिकल लेयर। ठीक है, एक वैक्स ही सब्सटेंस होता है, वैक्स जैसी दिखती है, वैक्स जैसी होती है, और ये एक्स्ट्रा ट्रांसपीरेशन। अच्छा, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है मतलब वाटर लॉस थ्रू द दीज पोर्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो ये क्या करती है, क्यूटिकल लेयर ज़्यादा वाटर लॉस ना हो उससे हो जाती है। उसके जस्ट नीचे की लेयर अपर एपिडर्मिस होती है, और जो सबसे नीचे लेयर होती है वो होती है लोअर एपिडर्मिस। उनके बीच में इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है बच्चों क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल है जो कमाल दिखाता है किसको, सनलाइट और CO2 से और वाटर से मिला के कार्बोहाइड्रेट बना देता है ये। तो क्या होता है, देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट कैसे वर्क करता है कि इसमें होती है गार्ड सेल। किसमें होती है गार्ड सेल, जो अपनी जो क्लोरोफिल होता है ना, उसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, उनके आउटर साइड में क्या होती है, गार्ड सेल होते हैं। ये गार्ड सेल क्या करते हैं, जैसे इनके अंदर पानी जाता है, जैसे इनके अंदर, ये किडनी बीन शेप की होती है, दिख रहा है, किडनी बीन किसको बोलते हैं, राजमा, राजमा, प्यारा प्यारा राजमा, उसको बोलते हैं, किडनी बीन शेप का होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, ऐसे शेप का हुआ कुछ, जैसे ही उसके अंदर वाटर गया, जैसे ही वाटर अंदर गया तो वो गुस्से में आके फूल जाता है, और वो जैसे ही फूल जाता है, पानी अंदर गया वो फूल गया, और इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पे एक डिस्टेंस, और इसी गैप से होकर CO2 अंदर आ जाती है। जैसे इसके अंदर पानी भरा, ये फूला गुस्से में, और CO2 अंदर आ गई, गुस्से में फूल गया और CO2 अंदर आ गई, और O2 भी इन्हीं पोर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इन्हीं पोर से ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर लॉस भी होता है, इन्हीं पोर से वाटर लॉस भी होता है, वो ठीक है, अच्छी बात है, ओके होने दो। फिर क्या होता है, जैसे इनके अंदर से वाटर बाहर निकला और ये सिकुड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, और इनका जो यहाँ पे भी गैप क्रिएट होता है वो बंद हो जाता है, और यहाँ से CO2 वगैरह निकलना बंद हो जाती है। अब देखो ये चीज़ें प्रॉब्लम कब करती हैं, जैसे कि नॉर्मल यदि एनवायरनमेंट है तब तक तो ठीक है कि यहाँ से CO2 वगैरह अंदर आएगी, O2 बाहर निकल जाएगी। बट क्या होता है, जो प्लांट्स आपको मिलते हैं डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट मरुस्थल में, वहाँ पे क्या होता है, पानी की वैसी कमी है, और वहाँ पे यदि ये पोर्स गलती से दिन में खुल गए, ऑलरेडी प्लांट के पास वाटर कम है, और जितना भी वाटर है वो इस पोर्स के थ्रू निकल जाएगा ना। इसीलिए वो प्लांट होते हैं बड़े चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, इन पोर्स को दिन में खोलते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इन पोर्स को रात में खोलते हैं, क्योंकि CO2 तो दिन में भी अवेलेबल है और रात में भी अवेलेबल है, अच्छी बात है। तो इन पोर्स को वो रात में खोलेंगे, और रात में CO2 को अंदर लेके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं।
एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वैसा होता है जो मतलब फाइनली अपना फूड नहीं बना रहे, बट बीच में ऐसा कुछ बना रहे हैं कि यदि इन पर अब बस सनलाइट पड़ जाए तो ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रात में CO2 की हेल्प से इन्होंने क्या बना लिया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया। अब दिन के टाइम जैसे ही सनलाइट आती है तो सनलाइट जैसे ही क्लोरोफिल में पड़ती है तो ये क्या कर देते हैं, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे बच्चे, कन्वर्ट कर देते हैं। समझा है। मतलब ये क्या करेंगे, दिन के टाइम पे इन पोर्स को नहीं खोलेंगे, मतलब स्टोमेटा गार्ड सेल की हेल्प से क्या करते हैं, इनको खुलने नहीं देते, मतलब ये बंद रहेंगे दिन भर, पर रात में खुलेंगे, CO2 चुपके से आएगी अंदर, रात को आऊँगा मैं तो ये फिर ये क्या बोलते हैं, गार्ड सेल क्या बोलते हैं, चोरी से आना चुपके से जाना, बदली यही जिंदगी, मुझको CO2 दोगे। तो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल देंगे CO2। ये रात में आते हैं चुपके से, CO2 अंदर चली जाती है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। और दिन में जैसे सनलाइट मिली इनको तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, आ गया मौजा ही मौजा। हम सभी देखो मौजा हो जाती है इनके, ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रॉ मटेरियल था, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सनलाइट होती है, बिल्कुल होती है, क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए, CO2 बिल्कुल चाहिए, वाटर बिल्कुल चाहिए। इन सारी की हेल्प से फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है लीव्स में, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या था, मैंने जो अभी बताया था ना, वो स्टोमेटा थी। और स्टोमेटा में होती हैं कौन, गार्ड सेल वर्क करते हैं CO2 अंदर। वाटर कम्स फ्रॉम सॉइल, वाटर कहाँ से आएगा, सॉइल से आएगा, थ्रू द जाइलम टिश्यू इन द रूट एंड स्टेम। इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, जाइलम टिश्यू का। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। मतलब कहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस होता है, वो होगा क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोरोफिल तो वहीं पर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में तो वहीं पर होगा फोटोसिंथेसिस। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। स्टोमेटा क्या वर्क करता है, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा क्या होते हैं, दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। एपिडर्मिस मतलब सबसे आउटर लेयर जो होती है ना, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर, आउटर स्किन एक तरह से बोला जाए। डर्मिस जबकि डर्म का मतलब आ जाता है ना, वो स्किन से रिलेटेड होता है। मतलब एपिडर्मिस मतलब आउटर स्किन ऑफ द लीफ। और स्टेम, आउटर स्किन या तो लीफ की या स्टेम की, उनमें क्या होते हैं, स्टोमेटा मतलब पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस के एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं। और ट्रांसपीरेशन भी इनके थ्रू होता है। ट्रांसपीरेशन मतलब पता है ना, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है इन पोर्स के थ्रू। पोर्स कैसे खुलते हैं बंद होते हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको ऑलरेडी। फोटोसिंथेसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस से, खाना बन जाता है, ये होता है। ग्रीन प्लांट आर मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट। तो हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ हैं वो इन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। जैसे कि अपन तो खुद खाना खाते हैं, गोट होती है वो सिर्फ क्या खाती है, वो होती है एकदम शाकाहारी, मतलब वो सिर्फ वेज खाना खाती है। तो ये गोट हो गई, काऊ हो गई, वो भी वेज खाना खाती है, बफेलो भी वेज खाना खाती है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो दोनों चीज़ खा लेते हैं, वेज भी नॉन वेज भी, ठीक है। तो ये भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यदि आप प्लांट्स बेस्ड चीज़ें खाते हो तो आप उस टाइम पे इन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट हो। यदि नॉन वेज भी खाते हैं तो नॉन वेज जो नॉन वेज आप खाते हो वो नॉन वेज क्या खाता है, पहले वेज खाता था। इनडायरेक्टली भी आप डिपेंडेंट हो, प्लांट पर डिपेंडेंट ही रहते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये मेन भी होता है, थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। इससे सोलर एनर्जी का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है किसके लिए, खाना बनाने के लिए। तो पता है ना, सोलर की आप बोलते हैं ना कि इस सृष्टि में एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कौन है, सन है। सन किसका सन, अरे वो सन नहीं, SUN सन, किसका सन नहीं, सिर्फ वो सन। जो वो सन आता है ना वो किसी सन की नहीं सुनता है। टेम्परेचर देख रहे हो इस बार गर्मी में कितना हो रहा है, 53-55 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा है, देख रहे हो, इस सन ने सबको हिला डाला एकदम। तो देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सोलर एनर्जी सबसे बड़ा सोर्स है। यदि सोलर एनर्जी नहीं रहेगी तो सोचो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, और प्लांट ने खाना नहीं बनाया तो भूखे मर जाएंगे बच्चे सब यहाँ पे। इसलिए सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसीलिए सन को गॉड के रूप में पूजा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एयर। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो मेंटेन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन करती है। कैसे बैलेंस मेंटेन करती है, CO2 अंदर लेती है, और CO2 अंदर लेने के बाद CO2 की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बना लेती है, O2 बाहर निकालती है ना, कार्बोहाइड्रेट के साथ O2 मिलता है ना, O2 और CO2 का बैलेंस बनाने का काम करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब देखते हैं, अभी तो अपने न्यूट्रिशन के टाइप पढ़े थे, तो पहला था ऑटोट्रॉफिक, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक पे, जैसे कि तुम, मैं और हम सब, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे गॉट हो गई, बफेलो, ये सब भी तो डिपेंडेंट है। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, उनको रहता है हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं 3 टाइप के, एक हो सकते हैं सेप्रोफाइट, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। 3 टाइप के न्यूट्रिशन हो सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक में। मतलब जो मतलब जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है वो 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकते हैं होलोजोइक की बात करते हैं। होलोजोइक मतलब हम तुम और वो क्या हुआ,
होलोजोइक मतलब जो तुम हो बच्चों और जितने भी आप गोट वगैरह देखते हो क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर अंदर जाके उसको डाइजेस्ट करते हैं। ऐसा ही करते हो या फिर तुम ऐसा कर लेते हो कि बाहर डाइजेस्ट करके खाना खाते हो? ऐसा तो नहीं करते ना तुम। यदि ऐसा करते हो तो अपने आप को सेप्रोफाइट की कैटेगरी में डाल लेना, ठीक है, अपने आप को सेप्रोफाइट। पर यदि ऐसा नहीं करते हो, नॉर्मल इंसान हो, तो नॉर्मल इंसान हो तो तुम होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हो, मतलब पहले तुम खाना खाते हो और अंदर खाना डाइजेस्ट होता है। बट सेप्रोफाइट क्या करते हैं, ये पहले मतलब अपने अंदर से कुछ केमिकल निकालते हैं, अपने मुंह से कुछ केमिकल निकालते हैं, खाने के ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, और खाना डाइजेस्ट हो जाता है तब इसको अंदर ले जाते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट। उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। और इस टाइप की न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, इसको टाइप न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन कौन से शो करते हैं? जैसे फंजाई, ब्रेड मोल्ड पे जो फंजाई होते हैं ना, फंजाई ऑन ब्रेड मोल्ड, ये क्या करते हैं, अपने अंदर से केमिकल निकालते हैं और खाने को बाहर पचा लेते हैं, उसके बाद खाने को अंदर ले जाते हैं, तो ये शो करते हैं। दूसरे होते हैं ईस्ट हो गए, मशरूम हो गए, ये सब क्या करते हैं, खाने को बाहर ही डाइजेस्ट करके अंदर ले जाते हैं, तो ये करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक कौन करते हैं? जो भी इसमें किस किस का नाम लिख दोगे, किसी का भी नाम लिख दो, इसमें तो गोट लिख दो, बफेलो लिख दो और ह्यूमन बींग्स लिख दो, ये सब क्या करते हैं? थर्ड टाइप न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉपिक में पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, इनका एक ही रूल है ज़िंदगी में, जियो और जीने दो। देख लो देख लो देख लो क्या रूल बना रखा है, जियो और जीने दो। इन्होंने लग रहा है ये पूरी तरह से फॉलो किया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं बच्चों कि ये किसी के शरीर में अंदर या तो उसके बाहर, या तो उसके अंदर या तो उसके बाहर रहते हैं, मतलब उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ना तो उसको मरने देंगे, मर गया होस्ट, यदि मर गया मतलब होस्ट कौन है, जिसके ऊपर ये बैठे रहते हैं, मतलब जिसके अंदर रहते हैं या जिसके बाहर शरीर पर रहते हैं, तो यदि वो मर गया तो इनको खाना कैसे मिलेगा? तो ये क्या चाहते हैं, हमेशा क्या प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारा होस्ट जिंदा रहे, हमारा होस्ट जिंदा रहे, हमारा होस्ट जिंदा रहे, हमारा होस्ट जिंदा रहे, मतलब जो इनको खाना प्रोवाइड कर रहा है वो जिंदा रहना चाहिए, नहीं तो बेचारे कैसे खाना खाएंगे। तो इन्हीं का जो है ना, जियो और जीने दो, लग रहा है इन्होंने सबसे पहले ये आत्मसात कर लिया अपना। ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड एनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे या तो बाहर रहेंगे, इनको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इनमें कौन कौन से आते हैं? कस्क्यूटा, जिसको अमरवेल भी बोला जाता है, अमरवेल, ये दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है अपने खाने के लिए। अमरवेल, टिक्स हो गए, टिक्स हो गए, टिक्स क्या है? लीज हो गए, और क्या? लीचेज हो गई, जुए, जुए का नाम सुना है? जुए का, जुए का अब नहीं सुना? तो ऐसा करो, अपने सर में हाथ डालो, सर में हाथ डालो, दो चार निकाल दो, दो चार निकाल दो। अरे नहीं सर, हम तो साफ सुथरे रहते हैं। अच्छा ठीक है, चलो नहीं है तुम्हारे जुए, पर वो जुए होते हैं ना, वो भी क्या पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो आपका खून चूसते रहते हैं और खुद जिंदा रहते हैं। लीचेज हो गए, टेप वर्म हो गया, टेप वर्म शरीर के अंदर रहते हैं और ये क्या करते हैं, अपना खाना वहाँ से लेते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं और रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। अब अमीबा में न्यूट्रिशन आप देख लो, अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो अमीबा क्या है, सबसे पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, जैसा कि अपन करते हैं, मतलब ये खाने को बाहर डाइजेस्ट करके अंदर ले जाता है, अंदर ले जाके डाइजेस्ट करता है अपनी तरह, बिल्कुल ठीक है। ये क्या करता है, इसके शरीर पर क्या होता है, इनके शरीर पे ऐसे करके ये एक्सटेंडेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक्सटेंडेड फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है, ठीक है। और इनकी हेल्प से ये क्या करता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन की हेल्प से ये क्या करता है, इसने खाना यहाँ पे लिया, फिंगर लाइक एक्सटेंशन से अंदर गया, इनको बंद करेगा और क्या कर लेगा, यहाँ पे फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल बना लिया इसने। फूड वैक्यूल से फिर क्या हुआ कि खाना इसके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद जो रेजिड्यू खाना बच गया, मतलब वेस्ट बचेगा, उसको ये बाहर निकाल दिया। बट इसमें क्या होता है कि किसी भी जगह पर इसके पूरे बॉडी में किसी भी जगह पर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है और वहाँ से खाना लेता है और किसी भी जगह से खाना बाहर निकाल देता है, मतलब कोई फिक्स जगह नहीं है जहाँ से खाना इसको अंदर लेना है, जैसे बाहर अपनी तरह नहीं होता है, जैसे मुंह से ही खाना खाएंगे और खाना निकालने की जगह दूसरी है अपने पास, ऐसा नहीं है इसके पास। ये तो कहीं से भी खाना मतलब जगह पर कहीं पर भी खाना अंदर ले जाएगा और कहीं से भी बाहर निकाल देता है। पर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक और है जिसका नाम है पैरामीशियम। अमीबा की तरह ही वो भी सिंगल सेल है, बट उसमें क्या डिफरेंस होता है उसमें, इसमें कि उसमें मतलब प्रोसेस सेम रहेगा, इसी की तरह वो खाने को इनटेक करता है, फूड वैक्यूल बनाता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, फिर बाहर निकालता है। बट इसमें पैरामीशियम में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि उसमें खाने को अंदर ले जाने के लिए फिक्स जगह होती है और खाने को बाहर निकालने के लिए एक फिक्स जगह होती है, जहाँ से फिक्स जगह होगी वहाँ से खाना अंदर जाएगा और फिक्स जगह होगी वहाँ से खाना अंदर बाहर निकलेगा, मतलब स्पेसिफिक स्पॉट होता है इनके पास, स्पेसिफिक स्पॉट होता है इनके पास, जो कि अमीबा के पास नहीं होता है, ठीक है। और इसके पास होते हैं, पैरामीशियम के पास होते हैं सीलिया। सीलिया क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, इसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं और खाने को अंदर ले जाने में भी हेल्प करती हैं, इसके मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं और खाने को अंदर ले जाने में भी हेल्प करती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो अमीबा का तो सिंपल प्रोसेस है खाने को, ये एनसीईआरटी में इसका डायग्राम देख लेना, 4 स्टेप में बता रखा है कि सबसे पहले क्या करता है, फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल आया, फिर ये जो एक्सटेंडेड ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं स्यूडोफोडिया, स्यूडो 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 स्यूडोफोडिया, फोड़ दिया, सूडो फोड़ दिया, सूडो फोड़ दिया नहीं, सूडो फोड़ दिया,
PODI है, सूडोफोडिया की हेल्प से इन्होंने खाना अंदर इसके अंदर लगाया, फिर अंदर वैक्यूल बना लिया, फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल बनाते ही अंदर ले गया खाने को, और जो वेस्ट बना उसको बाहर निकाल दिया। सिंपल प्रोसेस है इसका, इतनी सिंपल लाइफ है इसकी। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो अपन शो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेक्शन, मतलब खाने को अंदर ले जाना, इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड इज नॉट ए इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब लेना, इंजेक्शन लगता है वो नहीं, इंजेक्शन, खाने को अंदर ले जाना, ठीक है। उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब जब अपन फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन हो गए, प्रोटीन को मतलब फाइनली बॉडी जो कंज्यूम करती है ना, वो इस फॉर्म में नहीं करती, उसको ग्लूकोज चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, फैटी, ठीक है, फैटी एसिड चाहिए, ये सब चाहिए। अपन जो कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट करते हैं, तो इनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो इसी कन्वर्जन करने की प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, मतलब ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्व करना पड़ेगा ना, बॉडी में एब्जॉर्व करना पड़ेगा ना बच्चों। आपने खाना खा लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी लिया, बड़े यदि एब्जॉर्व नहीं किया, उससे आपको एनर्जी नहीं मिली, तो क्या मतलब है, क्या मतलब खाना, इसको एब्जॉर्व भी करना पड़ेगा। उसके बाद एसिमिलेशन भी करना पड़ेगा उस फूड का। एसिमिलेशन कैसे करना पड़ेगा कि जो खाना आपने खाया है और उसको आपने एब्जॉर्व भी कर लिया, बट उससे एनर्जी भी तो बनानी पड़ेगी, तो उस एनर्जी बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। वो कैसे होगा, मैंने अभी आपको समझाया था इनिशियली में। नहीं सर नहीं समझाया, मैंने नहीं बताया था कि आप O2 को अंदर ले जाते हो, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस बताई थी ना कि O2 को ब्रीदिंग के थ्रू अंदर ले जाओगे, और O2 और जो खाना आपका पहुंचा है वो आपस में रिएक्शन करता है और आपको एनर्जी देता है, ये बताया था ना, उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। उस प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्टेड हुआ है उसको यूटिलाइज करने के लिए, ताकि वो क्या बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। और एनर्जी को क्या यूज़ करोगे आप, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में यूज़ करोगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन भी हो। उसके बाद जो वेस्ट बच गया उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा बच्चों, इसको बोलते हैं इजेक्शन। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेक्शन। जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया आपके साइड में उसको बाहर निकालना है, उसको बोलते हैं इजेक्शन, बाहर निकाल दिया, ठीक है, फूड को बाहर निकालना, इजेक्शन। अच्छा, एक इजेक्शन, एक होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो मेन रिलेटेड है वो है यूरिन से। नाइट्रोजन वेस्ट होता है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। और जो इजेक्शन होगा, जो फीकल मेटल होगा, मतलब आपने खाना खाया, सुबह सुबह गए पॉटी करके आ गए, तो उस प्रोसेस वो होता है इजेक्शन, खाने को बाहर निकालना, इजेक्शन। और एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं, मेनली यूरिन पास आउट करने वाली प्रोसेस को एक्सक्रीशन, वो अपन लास्ट में पढ़ने वाले इसमें पढ़ने वाले। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हाँ, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, अमीबा में तो देख लिया आपने, अमीबा में तो देख लिया। और ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन किस में आएगा, सबसे पहले तो आएगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ओके, हेट्रोट्रॉपिक में आएगा क्योंकि अपना खाना खुद नहीं है, ठीक है, आगे हेट्रोट्रॉपिक में भी किस में आएगा, होलोजोइक में। होलोजोइक में मतलब खाने को पहले अंदर ले जाएंगे, उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे, तो होलोजोइक में आएगा। तो कैसे इसमें होता है, इसमें क्या होता है, अपने पास होती है एक एलिमेंट्री कैनाल, और कुछ उसकी हेल्प करने के लिए एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। मतलब एक जो मेन डाइजेशन का प्रोसेस चलता है वो एलिमेंट्री कैनाल ऐसी होती है, मुंह से लेके अंदर तक। सबसे पहले ये पेट भी एलिमेंट्री कैनाल में आता है, उसके बाद होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत बोला जाता है, उसके बाद होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद ये खाना जाएगा एनस के थ्रू, बाहर निकल जाएगा, एनस होता है, एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो माउथ से ही हो जाता है। माउथ को बोला जाता है बकल कैविटी। कौन सी कैविटी, बकल कैविटी। बक बक दिल बक बक करता है, इस पे ही डरता है, बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब खाना सबसे पहले मुंह में आया आपके में, खाना खाया, और सलाइवरी ग्लैंड मतलब जो सलाइवा मुंह में ला रहा थी ना, वो उनको सिक्रेट करती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, 1 पेयर, यानी कि 2 ग्लैंड होती है अपने पास, 2 ग्लैंड होती है माउथ में। ये क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है, अच्छा, सलाइवा क्या करती है, सबसे पहले तो मुंह में मेन काम कौन कौन करेगा, एक तो दांत करेंगे। दांत क्या करेंगे, खाने को करेंगे ग्राइंड क्यों करेंगे, ताकि वो खाना ग्राइंड होकर अंदर जाएगा तो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को करना क्या है, अपने जो खाना खा रहे हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको जितना हो सकता है उतना सिंपल बनाना है। तो वो खाना जितने बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में आ रहा है उसको सबसे पहले ग्राइंड करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, दांत, ओके। फिर उसके बाद आता है रोल इसमें जीभ का, जीभ यानी कि टंग क्या करती है, उस खाने को मिक्स करती है और उसकी बोलस बना लेती है, इसको बोला जाता है बोलस मतलब उसको थोड़ा सा उसमें लार मिक्स करती है, लार इसको बोला जाता है सलाइवा। लार को मिक्स करती है खाने में और मिक्स करके उसको बोलस बना लेती है, उसके बाद नीचे भेजती है। नीचे बोलस बना के क्यों भेजती है, इसमें लार की क्या जरूरत है, तो लार का एक तो ये इंपॉर्टेंस है कि जो अंदर ये जो ईसोफेगस है, इस पाइप को बोला जाता है ईसोफेगस, वो सॉफ्ट, ताकि उससे सॉफ्टली ट्रांसफर हो सके, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, मसल से बना हुआ है, नहीं तो डैमेज हो जाएगा ना, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए उसको कैसे बना के भेजते हैं, ताकि बोलस की फॉर्म में, मतलब उसमें लार मिक्स करी हुई है और खाना है, इन दोनों को मिक्स करके भेजते हैं अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या काम आया कि एक तो दांत ने इसको ग्राइंड किया, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लिया, जीभ ने उसको मिक्स किया, सलाइवा को और खाने को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब सलाइवा क्या करेगा, सलाइवा क्या करता है, देखो सलाइवा ये करता है, मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों, कैसे हो जाता है, क्योंकि जो सलाइवा होता है उसमें होते हैं एंजाइम, जिसको सलाइवरी अमाइलेज,
ये कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है उनको सिंपल बना देता है, उनको सिंपल बना देता है। उसके बारे में अपन देखेंगे कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। तो सलाइवा मेक द फूड स्लिपरी बनाएगा सबसे पहले। तो कैसे, उसने सलाइवा मिक्स करके स्लिपरी हो जाएगा ताकि उसको आसानी से गटक सकें, अपन स्वेलो कर सकें। और इस सलाइवा में एंजाइम होता है, इसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है कि जो डाइजेस्ट स्टार्च होता है इसको सुक्रोज या मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जो स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स होता है और इसको थोड़ा सा सिंपल बना देता है, सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? सलाइवरी अमाइलेज। फिर उसके बाद जो फूड जाएगा इसमें, ये ईसोफेगस होता है, ऐसा पाइप होता है, इसमें जाता है। और इसमें भी फूड किस मेथड के थ्रू अंदर जाता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये क्या होती है कि जो ईसोफेगस होती है ना, वो पहले जहाँ पे कंप्रेशन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, फिर कंप्रेशन, फिर रिलैक्सेशन। इसकी वजह से जैसे कंप्रेस हुआ तो फूड पे एक प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से वो अंदर जाएगा तो जो आगे वाला प्रोसेस है उसको थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए ताकि अंदर जा सके, अंदर पहुँचे। फिर इस वाली जगह पे कंप्रेशन होगा, फिर आगे जाएगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, कंप्रेशन होगा। इस तरह से फूड यहाँ से लेके पेट तक पहुँच जाता है, इस तरीके से ईसोफेगस के थ्रू पेट तक। अब ये सारी चीज़ें किसके पार्ट है पता है ना? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? मुंह से लेके जो खाना बाहर तक नहीं निकल जाता उस पूरे पार्ट को बोला गया एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले मुंह में किस किस का रोल था पूरा बता दिया, फिर ईसोफेगस के थ्रू खाना आ गया स्टोमक, पेट में आ गया। पेट क्या करता है? पेट भी इसको मिक्स करता है, पेट में भी मूवमेंट होती है, पेट भी क्या करता है? मूव करता रहता है और खाने को करता है मिक्स। खाना मिक्स हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया। और फिर स्टोमच को सीक्रेट करता है, यहाँ से स्टोमच से भी कुछ निकलता है बाहर, स्टोमच से भी कुछ बाहर निकलता है उसका। अच्छा पहले थोड़ी दांत की बात कर लें। जो अपने दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं ना। 32 कैसे आते हैं? तो सबसे पहले अपर जॉ या लोअर जॉ। देखो लोअर जॉ तो होता है फिक्स, आप देखना कभी आपका मुंह चलता है तो आप देखना आपका नीचे वाला जॉ नहीं मूव कर रहा होगा, नीचे वाला जॉ तो फिक्स है, ऊपर वाला जॉ मूव करता है, ऊपर वाला जॉ मूव करता है, अपर जॉ मूव करता है। ठीक है वो तो छोड़ो, मूवमेंट से अपने मुद्दा नहीं। अब देखते हैं दांत किस किस तरह के होते हैं। 4 टाइप के अपने टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो एक साइड में देखा जाए तो 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। तो वन साइड में कितने हो गए? ये 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8, टोटल 8 हो गए वन साइड में। ऐसे ही मतलब इसको ऊपर वाले जो को यदि 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 8 इस साइड हो गए, तो 8 इस साइड मतलब टोटल हो गए 16। एक जॉ में 16, नीचे वाली जॉ में भी 16, तो टोटल 32 टीथ होते हैं। और देखो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कैसे काम करती है? कंप्रेशन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, ऐसे करते करते खाना अंदर पहुंचेगा। ठीक है, स्टोमच तक पहुंचा देगा ना। स्टोमच क्या होता है? जे शेप का ऑर्गन होता है। स्टोमच होता है जे शेप का ऑर्गन, ऐसे शेप इसकी देख रही ना, जे शेप दिख रही ना, और ये मस्कुलर होती है इसकी वाल्व। ठीक है। ये क्या सीक्रेट करता है? ये करता है सीक्रेट क्या करता है ये? मतलब इससे क्या चीज़ निकलती है बाहर? वो निकलती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले तो जो HCl होता है वो जम्स वगैरह, यदि फूड में कोई जम्स वगैरह आ गए उनको मार देता है, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है और एसिड में कोई जम्स वगैरह आएगा तो वो हो जाएगा खलास, गया टाटा बाय बाय, ऐसे करके चला जाता है। और स्टोमच के अंदर मीडियम कैसा हो गया? एसिडिक। वो एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि एक एंजाइम ही सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक एंजाइम। और गैस्ट्रिक एंजाइम को काम करने के लिए ज़रूरत होती है एसिडिक मीडियम की। ठीक है, गैस्ट्रिक एंजाइम को सीक्रेट मतलब ज़रूरत होती है किसकी? एसिडिक मीडियम की। तो वो जो गैस्ट्रिक एंजाइम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब देखो स्टोमच जो होता है अपना स्टोमक है वो 3 चीज़ें सीक्रेट करता है। एक तो हो गया HCl का क्या काम है? क्योंकि वो गैस्ट्रिक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, उसको वर्क करने के लिए एक तो एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, इसीलिए ये HCl सीक्रेट करता है। दूसरी क्या जरूरत होती है? जितने भी जर्म्स वगैरह होता है उनको मार देता है। बट HCl क्या हाईली एसिडिक है, मतलब ये एसिड ही है, और एसिड भी ये छोटा मोटा एसिड नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब ठीक है, ये जर्म्स जैसा अभी एक वो चला था ना, जोक चल रहा था कि कोरोना वायरस से तो वैक्सीन ने बचा लिया, पर अब वैक्सीन से अपने को कौन बचाएगा? ये चल रहा था ना ये कि कोरोना वायरस से तो वैक्सीन ने बचा लिया, पर वैक्सीन से अब कौन बचाएगा? ऐसा ही यहाँ पे भी होता है HCl के सीक्रेशन के केस में, कि आपको जम्स वगैरह जो खाने के साथ आए उससे तो HCl ने बचा लिया अपने को, बट HCl से स्टोमच को कौन बचाएगा? क्योंकि ये तो बहुत हाईली एसिडिक है, उसको जला डालेगा। इसीलिए स्टोमक क्या करता है? स्मार्टनेस शो करता है। और एक और चीज़ ये सीक्रेट करता है जिसका नाम है बच्चों, बोलना बच्चे बोल, इसका नाम क्या है? ओह इसका नाम तो लिखा नहीं है, लिखा है सामने, देखो म्यूकस भी सीक्रेट करता है। म्यूकस क्या करता है? ये जो स्टमक की जो वॉल है ना उसको बचाता है किससे? HCl से। ये नहीं तो ये दीवार को भी आर पार निकाल देगा एकदम। तो यहाँ पे अपने स्टमक में क्या क्या चीज़ रिलीज हुई? HCl हुआ एक पेप्सिन हुआ, और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl हुआ, पेप्सिन हुआ, और एक होता है म्यूकस।
म्यूकस क्यों होता है कि HCl ने तो जर्म से बचा लिया, पर अब जर्म्स अब स्टोमच को कौन बचाएगा, तो म्यूकस भी रिलीज होता है यहाँ पे, ठीक है। पेप्सिन का क्या रोल होता है, पता चल गया, प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। खाना यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक पहुँचा, देखते हैं यहाँ तक, अरे डायग्राम यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया खाना पेट तक। अब देखो खाना यहाँ तक पहुँच गया, बट अभी तक सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेस्ट हो पाया है, पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन ही तो रिलीज हुआ था यहाँ पे, पेप्सिन हुआ था, इसकी वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट। बड़े खाने में तो बहुत सारी चीज़ें उनको डाइजेस्ट करना है। तो अब आते हैं इसके मित्र यानी कि फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स आते हैं किसके, स्टोमक के, वो कहते हैं ला स्टोमक तेरी हेल्प करी जाए। तो जैसे ही खाना यहाँ से निकल रहा होता है और जा रहा होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम जो सबसे ऊपर वाला पार्ट यानी कि जो स्टोमच से जस्ट अटैच्ड है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, फिर जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं जेजेनम, फिर लास्ट वाला पार्ट है इलियम। ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो जैसे ही वो ड्यूडेनम में जाने वाला होता है वहाँ पर इसके दोस्त आ जाते हैं, किसके, स्टोमच के, इसकी हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। तो एक तो फ्रेंड होता है उसका नाम होता है लीवर, एक फ्रेंड है उसका नाम है पेनक्रियास। स्टोमच के 2 फ्रेंड्स हैं, लीवर एंड पेनक्रियास, ये खाने को डाइजेस्ट करने में फर्दर हेल्प करें। तो लीवर से निकलता है बाइल जूस, कौन सा जूस, आम का जूस नहीं, बाइल जूस। बेलपत्र का जूस है क्या सर, बाइल से तो ऐसा लग रहा है, बेलपत्र का जूस नहीं है, ये बाइल जूस है बच्चों, बाइल जूस है, बाइल जूस निकला। और इसको स्टोर करके रखता है अपना प्यारा साथी गॉल ब्लेडर, ये इस बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर करके रखता है, जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी इसको यहाँ से रिलीज करता है। अब देखो आपने सुना होगा कि उसकी गॉल ब्लेडर में पथरी हो गई, किसी के में भी बैठाती है तो गॉल ब्लेडर को यहाँ से निकालना पड़ता है बच्चों। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि इस व्यक्ति का गॉल ब्लेडर निकाल लिया गया, कब जैसे इस गॉल ब्लेडर में पथरी वगैरह स्टोन हो जाता है तब, ठीक है। तब क्या होता है कि तब लीवर डायरेक्टली इसको सीक्रेट कर देता है, गॉल ब्लेडर में स्टोर नहीं कर पाता, इतनी सी दिक्कत आती। जैसे इसने बाइल जूस बनाया और इसको डायरेक्ट सीक्रेट कर देता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का, क्योंकि अब बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस का काम क्या होता है, सबसे पहले नहीं होता था। अब देखो स्टोमक के अंदर जो मीडियम हो गया था वो कैसा हो गया था, एसिडिक। अब आगे जो एंजाइम आने वाले हैं उनको वर्क करने के लिए थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो बाइल जूस क्या करता है, इस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन बनाता है, थोड़ा सा एल्कलाइन बनाता है, अम्लीय से क्षारीय बनाता है। और ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन क्या होता है फैट का, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये काम करता है कौन, बाइल जूस। बाइल सॉल्ट क्या करता है, जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, इसको जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स है ना उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। इससे क्या होगा कि इससे आगे जो फैट का डाइजेशन हो रहा होगा वो आसान हो जाएगा। फैट का डाइजेशन आगे जाके जब होने वाला होगा ना, पेनक्रियास से जो भी निकलने वाले हैं अभी अपने बताएंगे अपन, आपको मैं बताने वाला हूँ कि पेनक्रियास से क्या क्या निकलता है जो सीक्रेट जो इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके लिए सबसे पहले तो मीडियम चेंज किया इसने, थोड़ा सा एल्कलाइन किया बाइल जूस ने, और उसके अलावा दूसरा काम किया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये 2 मेन वर्क होते हैं किसकी, बाइल जूस की। इमल्सिफिकेशन कर दिया। अब आई बारी पेनक्रिया की। तो पेनक्रिया सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। जैसे पेनक्रियाज है ना, ये पेनक्रिया ये सीक्रेट करेगी ट्रिप्सिन, एंड दूसरा है लाइपेज। कौन सा पेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन इसमें पी आ रहा है ना, तो ये किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में। इनिशियल प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे हुआ था, पेप्सिन ने कर दिया था स्टोमच में, बट पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ था ना, तो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा और ट्रिप्सिन। कौन हेल्प करेगा, ट्रिप्सिन ने हेल्प करी। और जो लाइपेज होता है ना बच्चों, ये लाइपेज किस में हेल्प करता है, लाइपेज हेल्प करेगा आपका ये फर्दर जो इमल्सिफाइड फैट मिला है ना, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, किसको, जो फैट इसको मिला है इसको। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल, ये खाना यहाँ से पेट से निकला, ड्यूडेनम तक पहुँच गया था। ड्यूडेनम में ये सारा प्रोसेस हो रहा था कि बाइल जूस से खाना सबसे पहले एल्कलाइन हुआ थोड़ा सा, और बाइल जूस ने दूसरा काम क्या किया था, फैट का इमल्सिफिकेशन कर दिया था, मतलब बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद खाना उसके बाद मतलब जो पेनक्रियाटिक जूस ने क्या निकाला, ट्रिप्सिन निकाला जो प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, और लाइपेज निकाला जो इमल्सिफाइड फैट को फर्दर रिड्यूस करेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। इसके बाद ये खाना पहुँचेगा बच्चों इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है ना, चांदी की दीवार न तोड़ो, इंटेस्टाइन की दीवार मत तोड़ो। तो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो सीक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है बच्चों, वो क्या करती है, सीक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस। उसमें क्या होता है, उसमें एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोटीन है ना, जो यहाँ पे प्रोटीन अपने को मिला है डाइजेस्टर फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड में।
क्योंकि अपन डायरेक्टली प्रोटीन का यूज़ नहीं करते, अपन करते हैं अमीनो एसिड का यूज़। तो प्रोटीन और अमीनो एसिड क्या करती हैं, प्रोटीन का क्या काम होता है बताओ, क्या बोला जाता है उसको, मसल वगैरह बनाती है ना, मसल आपको बनानी तो प्रोटीन से पियो, ये पियो, ये बताया जाता है ना, प्रोटीन में दाल खाओ, ज़्यादा दाल से मिलती है, सोयाबीन खाओ। तो प्रोटीन अपने को डायरेक्टली अपन खाते तो हैं, बट वो फाइनली कन्वर्ट होती है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड ये मसल वगैरह ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक। प्रोटीन तो हेल्प कर देती है अमीनो एसिड में। दूसरा काम जो करती है ये कौन, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है अपना, ये क्या करता है दूसरा काम, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आए हैं अपने, कार्बोहाइड्रेट आए हैं, उनको भी अपन डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, इनको चेंज करना पड़ता है ग्लूकोज में, इनको चेंज करना पड़ता है ग्लूकोज में, ठीक है। और जो फैट होते हैं उनको फैटी एसिड, उनको फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर लेती है, GLYCEROL, ग्लिसरॉल, इसमें चेंज कर लेती है। तो सबसे पहले आपने, वापस मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मुंह से आपने खाना खाया, टंग ने क्या किया, खाने को मिक्स किया, उसमें सलाइवा को मिक्स किया, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, उसने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी उनको थोड़ा सिंपल करके आपके अंदर तक बोलस की फॉर्म में खाने को ईसोफेगस में दे दिया। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसके थ्रू खाना पेट तक पहुंचेगा। पेट में 3 चीज़ें सीक्रेट होती हैं, एक होता है HCl, फिर दूसरी चीज़ें होती हैं इसमें HCl के बाद ये होता है म्यूकस, ये म्यूकस भी दे दो, ये HCl भी दे दो। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अपने समझ ली थी, ये चीज़ें समझ ली थी, सारी चीज़ें हो गई, ईसोफेगस हो गई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गई। अब बच्चा तो बच्चा क्या, आखिर बताएं तो बताएंगे आपको। अच्छा, ये हो गया एसिड, यहाँ पे हो गया, पेप्सिन हो गया, ठीक है। एसिड मीडियम क्यों वहाँ पे होता है, HCl क्यों सीक्रेट होता है, ये भी मैंने बता दिया था ना, क्योंकि एसिड इसलिए सीक्रेट होता है HCl, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम जो आ रहा था पेप्सिन, जो कि प्रोटीन डाइजेशन कर रहा था, उसको वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये हुआ। और HCl क्या करेगा, जितने जम्स वगैरह हो रहे होंगे खाने में उनको मार देगा, बट जम से तो इसने बचा लिया, बट अब एसिड से कौन बचाएगा पेट को, तो वो चाहता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जो स्टमच की वाला है उसको क्या करता है, एकदम बना के रखता है, एकदम उसकी मेंटेन करके रखता है, नहीं तो वो एसिड की वजह से धुआं हो जाएगी, इसलिए बचाता है म्यूकस, ठीक है। इसलिए पेट में अल्सर का नाम सुना है अपना, अल्सर एक बीमारी हो जाती है, अल्सर खाली पेट रहने से अल्सर हो जाता है, तो वो होता है इसलिए बच्चों कि आप ज़्यादातर खाली पेट रहते हैं सुबह, तो क्या होता है एसिड रिलीज होता है पेट में, एसिड रिलीज। अब एसिड क्या करेगा, एसिड रिलीज हुआ, बट वो क्या करता है, जो स्टमक की वॉल है उसके कॉन्टैक्ट में आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्टमक की वॉल में क्या कर देता है, वो अल्सर कर देता है। इसीलिए अपने को खाना एकदम सुबह तो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि क्योंकि वहाँ पे सुबह HCl ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है और आपके खाने को प्रॉपर्ली पचा पाए, इसीलिए। फिर देखो यहाँ पेप्सिन ने प्रोटीन वगैरह पचा दी, उसके बाद जैसे ही ड्यूडेनम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में जाने वाला होता है, तो वहाँ पे 2 इसके ऑर्गन्स होते हैं, वो इनकी हेल्प करते हैं। एक तो होता है पेनक्रिया, जो कि यहाँ पे, और एक निकलता है अपना बाइल जूस। कौन निकलता है, बाइल जूस। और एक होता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या एंजाइम होते हैं, बाइल जूस में क्या क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। बाइल जूस कहाँ से निकल रहा था, लीवर से। लीवर में गॉल ब्लैडर होता है, जहाँ पे ये स्टोर रहता है, वहाँ से इसने पहुँचाया यहाँ तक, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचाया बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, 2 काम करता है, एक तो उसको एसिडिक से एल्कलाइन बनाता है, जो भी फूड आ रहा है उसको, और दूसरा काम ये करता है बच्चों कि जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल है उनको स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में चेंज करता है, मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। फिर आया अपना काम अमाइलेज का। पेनक्रियाज ने क्या काम किया, पेनक्रियाज ने 2 यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट किए थे, जो क्या कर रहे थे, फर्दर डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। एक एंजाइम था जो कि हेल्प कर रहा था, किसमें हेल्प कर रहा था, कि जो ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। एक था लाइपेज, जो कि जो इमल्सिफाइड फैट आया उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर रहा था, ये काम हो गया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना पहुंचा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट किया, जो क्या कर रहा था, फाइनली जिस फॉर्म में अपने को खाना एसिमिलेट करना है, जिस फॉर्म में खाना अपने को अपनी बॉडी ले पाती है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब वो क्या कर देता है, जो प्रोटीन होता है उसको अपन डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते, तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोटीन को तो कन्वर्ट कर देगा ये अमीनो एसिड में, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको कर देगा ग्लूकोज में, जो फैट होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको डाइजेस्ट तो हो गया, अब उसको एसिमिलेट भी तो करना है, उसको अंदर भी तो ले जाना है, उसको कैसे ब्लड तक पहुंचाए, मतलब सारे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो वॉल होती है, मतलब जो दीवार होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करती हैं, उसमें होती हैं बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने अभी शो कर दी। ये इनको बोलते हैं बिल्ली नहीं विलाई, इनको विलाई बोला जाता है। ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। देखो ये बहुत सारा सरफेस एरिया बढ़ेगा ना, ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं और फूड को क्या कर देती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। ये इंटेस्टाइन की दीवार पे होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ये एब्जॉर्प्शन करती हैं और इनसे जुड़ी हुई रहती हैं ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। ब्लड वेसल्स जुड़ने का क्या काम है यहाँ पे, कि ब्लड वेसल ये काम करेंगे कि जितना भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है उनको पूरी जिस सेल में इसकी जरूरत है वहाँ तक पहुँचाएंगे ब्लड के थ्रू, और वहाँ पे इसका यूज होगा किसमें, एनर्जी बनाने में,
एनर्जी बनाने में। और एनर्जी का क्या यूज, और क्या यूज होगा, जो पुराने टिश्यूज हैं उनकी रिपेयरिंग करने में। जो भी खाना पहुंचा, मतलब खाना मतलब अपन देखा जाए तो अपने लिए फाइनली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अमीनो एसिड है और ग्लूकोज है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये तीनों चीज़ें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी दीवार पे ये विलाई होती है, उनके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और विलाई के पास होती हैं, विलाई के पास होती है ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो विलाई ने ये एब्जॉर्ब किया, ये विलाई इनको सप्लाई करते हैं किसको, ब्लड वेसल्स को। और ब्लड वेसल इस खाने को लेके पहुंचेंगे जहाँ जिस जिस सेल को इसको जरूरत होगी उनको प्रोवाइड करेंगे। और वो सेल इनका क्या यूज़ करेंगे, एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी क्या करेंगे, पुराने टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए, और एनर्जी को स्टोर भी करके रखेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी बॉडी को मिल जाएगी। ठीक है। अब क्या होता है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, अब वो वेस्टेज है ना, जो इंटेस्टाइन ने मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब नहीं किया, वो अब जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ठीक है। उस बस लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है ना उस फूड में, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और रेस्ट मटेरियल को बॉडी बाहर फेंक देती है। किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। एनएस के थ्रू बाहर फेंक देती है। जब भी आपको सुबह जाना होता है फ्रेश होने, तो क्या कर देते हो, उसको बाहर फेंक देते हो, जो भी वेस्ट बच जाता है उसको बाहर फेंक देती हो। और ये रेगुलेटेड होता है, मतलब खाने को बाहर फेंकना रेगुलेटेड होता है एनएस स्पिंसर के थ्रू। एनएस स्पिंसर के थ्रू ये क्या होता है, एक तरह से गेट द स्विच होता है, मतलब ऐसे बस मान सकते हो। तो जैसे आपको अर्ज आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे ये वेस्ट बाहर निकाल देना चाहिए। स्पिंसर एक गेट की तरह वर्क करेगा, ये गेट खुल जाएगा और खाना बाहर निकल जाएगा, खाना नहीं सॉरी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। सुना है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये हो गया पूरा आपका ह्यूमन डाइज। अब दूसरी प्रोसेस पर चलते हैं। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, सारे बोलो। ठीक। अब दूसरा प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बच्चों क्या होता है, बच्चों मैंने अभी आपको बताया था रेस्पिरेशन के बारे में, कुछ बताया था, क्या बताया था रेस्पिरेशन के बारे में, क्या आपने न्यूट्रिशन तो ले लिया, न्यूट्रिशन तो ले लिया, उससे अमीनो एसिड फैट वगैरह ये तो मिल गए, बट आपको एनर्जी भी तो बनानी है, उनसे एनर्जी भी तो बनानी। तो एनर्जी बनाने के लिए बच्चों जो भी चीज़ें आपने जैसे अमीनो एसिड लिया, फैटी एसिड लिया, इन सबको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। फाइनली वो एनर्जी तो यूज होगी टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, ये एनर्जी का ही तो यूज़ किया जाएगा। तो फाइनली अपने को चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए बच्चों। तो एनर्जी के लिए क्या होता है बच्चों, एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, इसको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करोगे किसमें, CO2 और वाटर में, और साथ में मिलती है एनर्जी। CO2 वाटर प्लस एनर्जी मिलती। तो ये किस किस सिस्टम में होती है, सबसे पहला जो होता है, जो अपने को ग्लूकोज मिला है, ग्लूकोज मिला है ना खाने में भी, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड मिलता है। तो जो ग्लूकोज मिला है अपने को, वो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज तो वो सारी सेल्स तक ये पहुंचा दिया था ना अभी, क्योंकि विलाई के नीचे ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल ने जहाँ जहाँ पे सेल में इनकी ज़रूरत थी वहाँ पे इनको पहुंचा दिया। और अब उस सेल में क्या होगा, उस सेल की साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस में क्या होगा, जो ग्लूकोज होंगे ना, ग्लूकोज होगा वो टूट जाएगा। टूटा टूटा एक परिंदा है टूटा, ठीक है, ये टूटना तो अच्छा है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, पायरुवेट, ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस है पायरुवेट। ठीक है। जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो गए। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब पायरुवेट मिल गया यहाँ पे। अब ये पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट होगा, फर्दर कन्वर्ट होता है 3 तरह से, पायरुवेट 3 तरह से कन्वर्ट होता है। एक तो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यदि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे कि अपने पास जो होती है जनरली ऑक्सीजन जितनी मात्रा में चाहिए होती है उतनी मात्रा में होती है, तो पायरुवेट प्लस एनर्जी बनती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत एनर्जी भी बनती है। ठीक। अब क्या हुआ, जैसे ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल गई, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर बनता है बच्चों CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यदि O2 प्रॉपर मिल गई, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी कि एयर की कोई कमी नहीं, O2 की कोई कमी नहीं। यदि एब्सेंस ऑफ एयर होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर ये किस में होता है, मेनली इन ईस्ट वगैरह में होता है, ईस्ट में, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर होता है। यदि एब्सेंस ऑफ एयर रहेगा तो यहाँ पे बनेंगे बच्चों एथेनॉल, जिसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे एथेनॉल में, और साथ में बनेगा CO2 और साथ में बनेगी एनर्जी, साथ में बनेगी एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो थर्ड केस ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ये तो ऑक्सीजन पूरी प्रॉपर थी बट और इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें तो पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन थी एरोबिक में, और एनारोबिक में कोई भी ऑक्सीजन थी बट कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, मतलब कितनी अमाउंट में प्रेजेंट नहीं थी। और लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है भी बट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो वहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और लैक्टिक एसिड में क्या होते हैं, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं।
तो देखो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी कब बनती है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। और ये बनती कहाँ पर है, अपने शरीर में। कब बनती है, जैसे आपने दौड़ लगाई बहुत तेज, तो दौड़ लगाई बहुत तेज तो आपके शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा चाहिए ना आप, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट आप दौड़ लगा रहे थे। बट कई मसल्स तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई, कई मसल्स तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई, तो वहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला हो जाएगा। तो जिसकी वजह से वहाँ पर बन जाएगा लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड यदि बन गया तो ये क्या करता है, मीठा मीठा दर्द जो लागे रे, मतलब ये आपको दर्द जो महसूस होता है ना शरीर में, दर्द जो महसूस होता है ना शरीर में, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जैसे आप एक्सरसाइज करके आओ, एक्सरसाइज के बाद में आपको क्रैम्प जैसा, दर्द जैसा महसूस होता है शरीर में, वो इसी वजह से होता है कि O2 की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाई, इस वजह से लैक्टिक एसिड बन गया वहाँ पे। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, अपने को पेन फील कराता है। तो इसीलिए बोला गया है बच्चों, बड़े बड़े शास्त्रों में, आहा क्या बात है, क्या बात बोली गई है कि जब भी एक्सरसाइज करो तो ब्रीदिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। एक तो ऐसे मतलब आप एक्सरसाइज करो, ऐसा नहीं कि जिम में गए हो वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई है ही नहीं, मतलब प्रॉपरली वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उस टाइम ज़्यादा होती है। यदि आपके पास ऑक्सीजन नहीं मिली प्रॉपर तो एक लैक्टिक एसिड बनेगा, जिसकी वजह से आपको पेन फील होगा। इसलिए एक तो ये, दूसरी बात आपको ब्रीदिंग रेट का भी ध्यान देना चाहिए, मतलब आपको लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए भी एक्सरसाइज कर रहे हो, ताकि प्रॉपर आपको ऑक्सीजन मिल पाए उस टाइम पे और लैक्टिक एसिड ना बन पाए। तो ठीक है, तो पता चला रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन में सबसे पहले तो ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ये तो सब में कॉमन होता है। और ये प्रोसेस होता कहाँ पर है, ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म। ये बात समझ में आ गई, साइटोप्लाज्म में होता है। और दूसरा मैंने जो आपको बताया बच्चों कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो कन्वर्जन होता है उसमें किस में होता है, एथेनॉल और CO2, एथेनॉल और CO2 में। इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन, किण्वन, हिंदी बोलते हैं किण्वन, मतलब किसी चीज़ को सड़ाना हो, मतलब फर्मेंटेशन करना हो, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में उसको किया जाता है। एब्सेंस में होता है एनएरोबिक में इसको बोलते हैं एनएरोबिक। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये फर्स्ट वाला प्रोसेस तो सब में कॉमन होता है, और ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है सब में। बट जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है आपको, तब जो रेस्पिरेशन होगा उसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, एनर्जी मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बनती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही मिलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया ना बच्चों, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, CO2 वाटर और एनर्जी मिली है। इसीलिए इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं मिला ना, एथेनॉल वगैरह तो नहीं मिला, एथेनॉल लैक्टिक एसिड ये नहीं मिला, डायरेक्ट कन्वर्जन हुआ, CO2 वाटर और एनर्जी मिली। इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी किसमें मिलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। और लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है ये बता दिया मैंने, अपनी मसल्स में बनता है। अब जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है ATP की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में स्टोर होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया। और जब जरूरत होती है तब इसको शरीर को दे दिया जाता है, जिस जब पे जरूरत होगी। तो ATP कैसे बनता है, अपने पास होता है ADP, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ADP प्रेजेंट होता है, और इसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये बन जाता है ATP। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, मतलब 2 फॉस्फेट थे यहाँ पे, अब एक और फॉस्फेट जुड़ गया तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट हो गए इसके बाद। ये क्या करता है, ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ये ATP टूटेगा, ATP टूटेगा बनाएगा ADP फॉस्फोरस और साथ में मिलेगी एनर्जी। तो जहाँ पे भी एनर्जी की जरूरत होगी ATP तुरंत टूट जाएगा और आपको इस तरह से एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब प्लांट में यदि बात करें, तो प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता हुआ, प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन चीज़ अलग होती है बच्चों। प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है ना वो सेम अपनी तरह ही होता है, उसमें भी वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन में यही होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन में देखो अपने पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन था उसमें क्या बन रहे थे, CO2 बन रही थी ना, और CO2 को बाहर निकाल देते हैं, CO2 को बाहर निकाल देते हैं, यही तो होता है। CO2 मतलब अपने क्या लिया, ऑक्सीजन ली और CO2 बाहर निकाल दी। रेस्पिरेशन में यही हो रहा था, रेस्पिरेशन में यही हो रहा था। और जो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं उनमें भी सेम फिनोमेना होता है। उससे कंफ्यूज मत कर देना, किससे फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस होता है तब प्लांट लेते हैं CO2 और O2 बाहर निकालते हैं, बट रेस्पिरेशन तो सेम ही होता है अपनी तरह, उनमें भी O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर निकलता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस कब चलेगा, दिन में भी रात में भी, दिन में भी रात में भी चलता रहेगा। रेस्पिरेशन तो हमेशा होता रहेगा, बट दिन में एक एडिशनल प्रोसेस होता है उनमें जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी भी CO2 की जरूरत पड़ती है वो कहाँ से आती है, वो पेड़ ने जो CO2 बाहर निकाली थी ना, पेड़ ने जो CO2 रेस्पिरेशन के टाइम पर बाहर निकाली थी उसी को अंदर ले लेते हैं और रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो
अब जो जो जैसे कि अपन टेरेस्ट्रियल एनिमल है, मतलब ज़मीन पे रहते हैं ना, तो अपन तो क्या करते हैं, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलने को मिल जाती। बट जो वाटर में रहते हैं ना, मतलब पानी में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जैसे कि फिश, उनके पास ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं मिलती, उनको वो ऑक्सीजन लेनी पड़ती है जो वाटर में डिजॉल्व होती है। और वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट होती है बहुत कम। तो आप अपने आप सोच के बताओ, उनमें ब्रीदिंग रेट फास्टर होगी या फिर स्लो होगी? फास्टर होगी या स्लो होगी बताओ? उनमें ब्रीदिंग रेट होती है फास्टर। क्यों? उन्हें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाए। क्योंकि वो ऑक्सीजन ले कहाँ से रहे हैं, जो भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वही तो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो। तो वाटर में तो कम अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, इसीलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस लेनी पड़ती। तो क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये मछली जल की रानी है, ये मछली जल की रानी, ये कैसी मछली बना दी सर? चलो बना, ऐसी है। ये इसकी आँख है और इसके पीछे होता है, इस जगह पे होते हैं, इसमें गिल्स होते हैं, गिल्स। गिल्स बोलते हैं उनको। कौन सी गिल्स? अभिमन्यु गिल्स, ये गिल्स मतलब किसी के नाम के पीछे गिल्स लग रहा है वो वाले गिल्स नहीं। इसके बाद गिल्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करती है, जिसके थ्रू वाटर को अंदर ले जाती है और वाटर से छन से जो टूटे छन 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 छन, वाटर से छन छन के ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है और वो ब्रीदिंग में हेल्प करती है। तो ये क्या करती है, ब्रीदिंग जो गिल होता है ना उसके ऊपर एक कवर होता है जिसको बोला जाता है गिल स्लिट। गिल स्लिट, और जिसका दूसरा नाम होता है ओपरकुलम। ओपरकुलम, ओपरकुलम बार बार खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है तब वाटर अंदर जाता है और वाटर से ऑक्सीजन ये एक्सट्रैक्ट कर लेती है, फिर वो उसको बाहर फेंक देती है, फिर अंदर या वाटर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करिए बाहर फेंक दी। तो इस तरह से उसमें ब्रीदिंग रेट होती है फास्ट। ठीक है। जबकि ह्यूमन बीइंग में कैसे होती है ब्रीदिंग? ह्यूमन बीइंग में कैसे ब्रीदिंग होती है बताओ? ह्यूमन बीइंग में ब्रीदिंग का सिंपल प्रोसेस है। कहाँ पे बताऊँ, कहाँ पे बताऊँ? यहाँ पे। जैसे कि आपकी नाक है, ये नाक, अरे किधर की नाक, ये रही नाक, ये नाक, ये दो नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, ये दो जो होल होते हैं नाक में उसको नॉस्ट्रिल बोला जाता है। नॉस्ट्रिल, नथुने भी बोलते हैं इसको हिंदी में। नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर अंदर गई और नॉस्ट्रिल में आपने देखा होगा फाइन हेयर भी होते हैं। हेयर होते हैं ना, छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, जितनी भी डस्ट वगैरह जो पार्टिकल वगैरह होते हैं उनको अंदर जाने से रोक देते हैं। और होता है म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा जैसा सब्सटेंस होता है, म्यूकस भी होता है। म्यूकस चिपचिपा जैसा होगा तो इस पर भी कुछ डस्ट पार्टिकल यहीं पे चिपक के रह जाते हैं, यहीं पे रह जाते हैं और कुछ ये हेयर रोक लेंगे, कुछ ये म्यूकस रोक लेता है। उसके बाद एयर जाती है अंदर। ठीक है। म्यूकस और एयर इससे पास होती हुई अंदर जाती है और उसके बाद ये लंग्स तक पहुंचती है। पर इससे पहले ये लंग्स तक पहुंचे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि किस तरह से ये पहुंचती है। तो सबसे पहले जो होता है बच्चों, ये नेज़ल पैसेज इसको बोलते हैं, नाक, नाक के थ्रू आई, उसके बाद ये अंदर यहाँ पे पहुंची और इसके बाद ये पहुंचती है, अरे ये क्या हो गया, इसके बाद ये नॉस्ट्रिल से पहुंचती है। ओए 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 ओए, ये क्या 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 क्या, ये क्या हो गया? ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, अंधे का अनजाना सा आने लगा है क्या? ठीक है, सही हो गया। फिर इसके बाद ये नॉस्ट्रिल से पहुंचती है, ये यहाँ पर नॉस्ट्रिल के पीछे जो होता है इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है? ये कॉमन पैसेज होता है किस किस का? फेरिंक्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है किस किस का होता है? खाने का, यानी खाना आएगा वो भी फेरिंक्स से होकर निकलेगा, बाद में तो ईसोफेगस में चला जाएगा, पर ये कॉमन। और हवा का मतलब एयर भी आएगी, वो भी फेरिंक्स से होकर गुजरेगी। मतलब ये बोलता है कि यदि तुम्हें अंदर जाना है तो मुझसे होकर तो गुजरना ही पड़ेगा, सिक्योरिटी है ये एक तरह से, फेरिंक्स से होकर गुजरना ही पड़ता है। फेरिंक्स, PHARYNX, फेरिंक्स हो गया। इसके बाद क्या होता है, यदि आप खाना खा रहे हो तो फेरिंक्स से चला जाएगा ईसोफेगस में, और यदि आप एयर लेके आ रहे हो अंदर तो ये फेरिंक्स से जाएगा लैरिंक्स में। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, मतलब जो साउंड क्रिएट होती है ना वो इसी से होती है, लैरिंक्स से। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी, इसको देखोगे तो ये कहीं कहीं में एक्सटेंड हो जाता है, तो गले में आपने एक निकला हुआ, गले में बाहर की साइड निकला हुआ एक कुछ रहता है ना, उसी को लैरिंक्स बोला जाता है। ये वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, मतलब साउंड यहीं से जनरेट होती है। लैरिंक्स के बाद आता है ट्रैकिया। कौन सी या वो किया गया ट्रैकिया। और ट्रैकिया बच्चों, ट्रैकिया जो सराउंडेड होता है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से, ऐसे रिंग रिंग होती हैं उसमें, रिंग 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 रिंग, ये इनको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये क्या करती है, इस लैरिंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोलैप्स हो गया, ये गिर गया एकदम सिकुड़ गया, ऐसा नहीं हो, इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं जो कि इसको कोलैप्स नहीं होने देती। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद नीचे जाते हैं तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाती है, क्योंकि अपने दो लंग्स है ना, ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइड, इनको बोला जाता है ब्रोंकाइस। ब्रोंकाइस, ब्रोंकाइस। फिर इसके बाद फर्दर ये छोटे छोटे ऐसे छोटे 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 छोटे, अब वापस ये फर्दर ब्रोंकाइस होती है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स भी फर्दर ऐसे अंगूर के गुच्छे जैसे इनमें लटके रहते हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद में अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं वहाँ पे, इनको बोला जाता है एल्विलाइस।
क्या बोला जाता है? एल्वोलाइज, एल्वोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियो एल्वियोलाई, इनको बोला है। तो ये क्या होता है? ब्रोंक, जो ब्रोंकियाई हो गया ना, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आ गए, ब्रोंक्यूल से जुड़े रहते हैं ब्रोंक्यूल। इन ये इतना ऐसे छोटे छोटे अंगूरों के जैसे, क्योंकि इसकी वजह से सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है, सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इनके साथ जुड़ी रहती हैं छोटी 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 ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स, और इसमें ब्रोंकाई में हो जाता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज। यहाँ पर एयर से जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या किया जाता है, अभी मैं बताता हूँ उसका क्या किया जाता है। पहले इस प्रोसेस को मैं बताता हूँ कि अपना रेस्पिरेशन में क्या होता है, मतलब जो ब्रीदिंग होती है उनमें क्या हो रहा है, फिर रेस्पिरेशन समझाओ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये नॉस्ट्रिल है, दो नथुने होते हैं, उनसे सांस अंदर ली। नॉस्ट्रिल में होते हैं हेयर होते हैं, वो तो बाल होते हैं, और होती है म्यूकस। ये क्या करते हैं, बाहर से जो भी डस्ट वगैरह पार्टिकल होंगे, जो भी हार्मफुल चीज़ें होंगी, उनको अंदर जाने से रोकते हैं। उसके बाद जो सांस है अपनी अंदर गई और पहुंची फेरिक्स तक। फेरिक्स कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और बिंड के लिए, फूड और बिंड पाइप का कॉमन पैसेज होता है कौन, फेरिक्स। फेरिक्स के बाद जो यदि फूड होगा तो वो चला जाएगा ईसोफेगस में, क्योंकि ये एयर है, तो ये जाएगी लैरिक्स में। लैरिक्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। लैरिक्स के बाद ये जाएगी ट्रैकिया में, और ट्रैकिया सराउंडेड होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। फिर उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइस। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कौन, ये जो ट्रैकिया होगी दो पार्ट में, ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि अपने दोनों साइड के यहाँ लंग्स है ना, इधर भी लंग्स है, एक इधर भी लंग्स है, यानी कि ये लंग्स है अपने, ये लंग वन है, ये दूसरा लंग्स है, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई के फर्दर बहुत सारी ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स जुड़े रहते हैं इनसे, जिसको बोला जाता है एल्वोलाई। एल्वोलाई ऐसी होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और इनके साथ जुड़ी रहती हैं ब्लड वेसल्स, इनके साथ में जुड़ी रहती हैं ब्लड वेसल्स। उस ब्लड वेसल्स का क्या काम होगा कि यहाँ तक एयर पहुँच गई, अब एयर से इनको क्या करना है, ऑक्सीजन को लेके जाना है, ऑक्सीजन को लेके जाना है। तो ब्लड वेसल्स कैसे काम करती है बच्चों, अपने ब्लड में होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है, प्यार से बोलो उसका नाम, उसका नाम प्यार से बोलो, उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। कौन सी ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसका नाम होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एफिनिटी होती है इसकी, एफिनिटी मतलब इसकी जो बंधुता है, इसका जो फ्रेंडशिप है वो किसके साथ बहुत अच्छी होती है, ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। तो ये क्या करता है, इसमें से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है ब्लड वेसल में, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, तो अपने अंदर ऑक्सीजन को ले लेता है और लेके चल देता है, लो चली में, लो चली में अपने ऑक्सीजन को साथ लेके लो चली, तो ये हीमोग्लोबिन इससे चला जाता है। फिर उसके बाद CO2 को बाहर भी निकलना है, CO2 को बाहर भी निकलना है, और एल्वोलाई तक पहुंचना है, और एल्वोलाई के थ्रू ऐसे ही वापस आवाज़ आएगी और वापस नाक से होकर बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे निकाल दे। कभी इसीलिए आपने देखा होगा ना, कभी कभी अपन ये भी काम कर देते हैं कि हवा नाक से ना निकल के मुंह से ही बाहर निकलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लैरिक्स नहीं, फेरिक्स कॉमन पैसेज है इन दोनों का, फेरिक्स कॉमन पैसेज यहाँ तक आती है, और इसके बाद मुँह से निकाल देते हैं उसको, ठीक है, समझ में आया। तो एल्वोलाई के थ्रू ऐसा होता है। अब देखो इसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन को लेके वो चला जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो मोर सॉल्युबल होती है किसमें, मोर सॉल्युबल होती है इन वाटर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। और जो वाटर है उसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर ही प्रेजेंट है बच्चों, वाटर ही प्रेजेंट है। तो जो CO2 होती है वो डिजॉल्व होकर आती है किसमें, जो डिजॉल्व होकर आएगी किसमें, अपने ब्लड में डिजॉल्व होकर आएगी, क्योंकि प्लाज्मा में 95% वाटर ही है, और अपना जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा ही होता है मैक्सिमम, और प्लाज्मा में भी मैक्सिमम क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर में डिजॉल्व होकर CO2 आएगी, और CO2 चली जाएगी एल्वोलाई में एक्सचेंज होकर, और एल्वोलाई के थ्रू ये वापस इसी पैसे से बाहर निकाल दी जाती है, तो CO2 बाहर निकाल दी जाएगी और ऑक्सीजन अंदर पहुँच जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह पहुँच गई, सारा काम हो चुका है। अब जो नेक्स्ट, अभी तक अपने दो चीज़ पढ़ ली है बच्चों, क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक, अपन ने दो चीज़ क्या क्या पढ़ ली है। सबसे पहला तो पढ़ा अपन ने न्यूट्रिशन, फिर दूसरा पढ़ा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की टाइप पढ़े थे तीन, एरोबिक, एनारोबिक और लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीनों टाइप पढ़ लिए रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एरोबिक होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और साथ में क्या होता है, CO2 भी निकलती है, वहाँ से CO2 बाहर निकाल दी जाती है, और एनर्जी का यूज़ कर लिया जाता है, और एनर्जी स्टोर रहती है ATP फॉर्म में, जब जरूरत पड़ती है ATP टूट जाती है ADP में, और एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैंने ये जो एक्सप्लेन किया था प्रोसेस, ये था ब्रीदिंग का प्रोसेस, मतलब अपने को देखो मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई क्यों, ये तो पता है ना आपको, मकसद तो नहीं भूल के भाई साहब, मकसद भूलना नहीं है, मकसद नहीं भूलना है, क्योंकि ग्लूकोज के साथ अपने को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की,
रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तभी तो मैंने 3% बताई थी, लैक ऑफ ऑक्सीजन और विद ऑक्सीजन और प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी ना रेस्पिरेशन में, तो ऑक्सीजन अंदर उन तक कैसे पहुंचती है, उसका क्या प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, ये पूरा चार्ट समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस है, नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है, उसका नाम है बच्चों, चलते हैं उसके पास, ट्रांसपोर्टेशन। ये सब हो गया, ट्रांसपोर्टेशन किधर गया, ये आ गया ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों है। अभी तक अपन ने ये देखा कि ब्लड क्या करता है, ब्लड का काम क्या होता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से बाहर निकालना, ये सब ब्लड के काम थे। और इसीलिए ब्लड को बोला जाता है लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को क्या बोला जाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में सेल सस्पेंडेड रहते हैं। प्लाज्मा किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसफर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और नाइट्रोजनस बेस्ड होता है उसको भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे जाती है, आरबीसी में होके जाती है, आरबीसी में सवार होके जाती है। और आरबीसी में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ सकता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ लेता है और उसको अंदर जहाँ पे भी जरूरत होती है वहाँ तक ले जाता है। सॉल्ट वगैरह होते हैं वो भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ब्लड के थ्रू। अब देखो ब्लड का मैंने काम बताया क्या करता है, फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा, सॉल्ट को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, और ऑक्सीजन को, CO2 को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वो भी अपन ने पढ़ ही लिया है। CO2 को ट्रांसफर करने के लिए उसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में वाटर होता है, और वाटर में डिजोल्व हो जाती है CO2 अच्छी तरह से, तो वो CO2 कैसे ट्रांसफर हो जाती है, और उसको कैसे ट्रांसफर होती है, उसमें होती है आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन सवार होकर उस पर सवार होकर ये चल लेती है। तो मतलब ट्रांसपोर्ट ये करेगा। तो बच्चों उसके ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसको पंप करती रहे, लगातार पंप करती रहे, और पंप करने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो जाएगी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो देखते हैं इसको पंप करने का मतलब जो काम करता है वो होता है अपना हार्ट क्या होता है, मेन एक पंप है, बस इसको एक पंप की तरह मानो। बोलते हो ना, मैंने दिल ये कहा है दिल से मोहब्बत, ऐसा कुछ नहीं होता। मोहब्बत का काम ये नहीं करता, ये तो दिमाग के काम है। उसको भी अभी देखेंगे इस चैप्टर में, आगे देख लेंगे। दिमाग जितने भी आप जो ये भावना वाली बात करते हैं ना कि मुझे उससे प्यार हो गया है, अरे प्यार कुछ नहीं होता, अरे बच्चे प्यार कुछ नहीं होता, सब दिमाग के खेल होते हैं। और दिल तो कुछ करता ही नहीं, दिल तो सीधा काम करता है, पंप करता है। वो तो क्या करता है, पंप करता है चीज़ों, मतलब ब्लड को पंप करता है। ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। ब्लड को पंप क्यों करेगा, क्योंकि सारे पार्ट तक जहाँ पे भी फूड की, ऑक्सीजन की, CO2 की, इन सब की सप्लाई जरूरत है वहाँ पे ही सप्लाई करता है, तो ब्लड करते हैं पंप। तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड कैसे हुआ पता है ना आपको, हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होगी आ गई। अब ये सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो पहुँचेगी हार्ट तक पहुँची ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आ रहा है लंग से आ रहा है ना, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये पहुंचा हार्ट तक। तो हार्ट में इसका वेलकम जो किया जाता है वो किया जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। अच्छा, एक चीज़ होती है आर्टरी, एक चीज़ होती है वेन। आर्टरी जो हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब हार्ट से दूर की तरफ जो चीज़ें जाती हैं उन ब्लड वेसल्स को बोला जाता है आर्टरी, और जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है उनको बोला जाता है वेन, तो जो दूर लेके जाएंगे उनको आर्टरी बोला जाएगा, और जो हार्ट की तरफ लेके आएंगी उनको बोला जाएगा वेन। एक अच्छी सी बात मैं बताता हूँ कि ज़्यादातर मेनली जो आर्टरी में फ्लो होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। कैसा फ्लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। मैंने जनरली बोला, इस बात पे ध्यान देना, मतलब इसका कोई एक्सेप्शन भी होगा वो मैं बताऊंगा। और जो वेन में जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया जो हार्ट की तरफ लेके आती है उसको बोला जाता है वेन, बोलेंगे हमेशा। अब देखो हार्ट की तरफ ये लेके आ रही है, सबसे पहले हार्ट में गया ब्लड, क्योंकि ये हार्ट की तरफ लेके आ गई तो इसका नाम तो वेन ही होगा। बट मैंने बताया था कि वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, बट ये कैसा ब्लड लेके आ रही है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक पल्मोनरी वेन ही ऐसा एक्सेप्शन है, ऐसा अपवाद है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी वेन ही ऐसा एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बाकी सारी वेन क्या करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जबकि ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, समझ आ गया। अब होता क्या है, पल्मोनरी वेन में आया, बस इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वेन हमेशा
ब्लड को हार्ट की तरफ लाएंगी और आर्टरी हार्ट से दूर ले जाएंगी। इस चीज़ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। और एक्सेप्शन किस चीज़ का है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका एक्सेप्शन है सिर्फ। जनरली वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, बट एक केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जबकि पल्मोनरी वेन की केस में होगा क्या, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और अंदर चला गया हार्ट के किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और ये सबसे पहले आता है लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में आता है, जिसको बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में आया और इन दोनों के बीच में होता है वॉल्व। इस वाले ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में वॉल्व है, क्योंकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। तो देखो ये क्या करता है, यहाँ पे जो ब्लड जो हार्ट होता है ना वो पंप करता रहा। पंप कैसे करेगा, यहाँ पे जो ब्लड आया उसके बाद इस ब्लड को प्रेशर लगाएगा। ये क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, इसकी दीवारों पे प्रेशर लगेगा। मतलब इसको सिस्टोल डायस्टोल होता रहता है। सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, मतलब कंप्रेशन होगा फिर रिलैक्सेशन होगा, कंप्रेशन होगा फिर रिलैक्स। तो जैसे ही ये वॉल्व कंप्रेस होंगी तो इस ब्लड को यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पुश कर देंगे और ये वॉल्व हो जाएंगे बंद। वॉल्व बंद क्यों हो जाएंगे, ताकि ये बैक फ्लो ना कर जाए, पीछे नहीं आ जाए। ओके, अच्छी बात है, ये यहाँ तक पहुँच गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे के पूरे जो भी अपना पूरा जहाँ जहाँ पे भी जरूरत है, जिस सेल तक जरूरत है वहाँ तक लेके जाएंगे ये आर्टरीज। आर्टरीज हमेशा क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। मतलब सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो आर्टरीज हैं उन्होंने क्या किया, ब्लड को यहाँ से पकड़ा हार्ट से और पूरे के पूरे अपने ह्यूमन बॉडी में सप्लाई कर दिया, जहाँ जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे। ठीक है, ये आर्टरीज लेके जा रही हैं ब्लड को। अब आर्टरीज ने सप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। अब इसमें से ऑक्सीजन हो गई खत्म, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने लग गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने लग गया, ये ब्लड कैसा होने लग गया, डीऑक्सीजनेटेड होने लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई और वापस ऐसे करके इनमें फ्लो होने लगा। अब ये क्या करेगा, ये वेन में जाएगा, किसमें, वेन्स में। वेन में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है ना, तो वेन में ये ब्लड जाएगा, उसके बाद ये प्रवेश कर जाएगा हार्ट में, वापस हार्ट में चला जाएगा। ये वापस हार्ट में चला जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में चला गया। और जो हार्ट में जिस जगह पे ये जाता है उसको बोला जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है वेना कावा। कौन सा कावा, वेना कावा। वेना कावा के थ्रू ये हार्ट में एंटर कर जाता है। अच्छा, जो आर्टरीज इनिशियली हार्ट से ब्लड को बाहर निकालती है उसको बोला जाता है आरोटा, जो सबसे बड़ी आर्टरी होगी, क्योंकि वो एकदम मोटी आर्टरी होगी ना, उसी में तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा होगा। उसके बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है आर्टरी, उसके बाद उनको आर्टरी बोला जाता है। बट इनिशियली जो इस हार्ट से कनेक्टेड होती है उसे आरोटा बोला जाता है। ठीक है, और जो इधर पूरा कलेक्ट करने के बाद पूरे बॉडी से कलेक्ट करने के बाद जो हार्ट तक ब्लड लेके आ जाती है उसको बोला जाता है वेना कावा। और वेना कावा दो टाइप से कलेक्ट करेगी, एक तो अपर बॉडी से कलेक्ट करती है, उसके लिए अलग पैसेज होता है, मतलब अलग रास्ता होता है, और लोअर बॉडी से कलेक्ट करेगी उसका अलग। अब देखो, पहले तो यहाँ पे पंप हो गया आया था ना, जो ब्लड था इनिशियली पंप हो गया आया था, तो मतलब उसके पास प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए आर्टरी में तो जो फ्लो होता है वो तेज़ होता है। आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होता है, हाई फ्लो रेट होती है, और आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है। इसीलिए जो आर्टरीज की वॉल होती है आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए, थिक, यानी कि मोटी होनी चाहिए, क्योंकि उनमें प्रेशर ज़्यादा है, नहीं तो वो फट जाएंगी, वश हो जाएंगी। इसीलिए क्या होनी चाहिए, उनकी वॉल थिक होनी चाहिए, और थिक होती भी अच्छी बात है। वेन की वॉल तो थिक होने की कोई जरूरत नहीं है, थिन से भी कम चल जाए, क्यों चल जाए, क्योंकि उसमें तो जो ब्लड आ रहा है उसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं बचा। प्रेशर क्यों नहीं बचा, क्योंकि हार्ट ने दिया था और बॉडी में जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होना था वहाँ तक ब्लड पहुँचा, और जहाँ जहाँ पे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, CO2 की रिक्वायरमेंट थी, वो सब बॉडी को सप्लाई कर दी। अब ये लौट के आ रहा है ना, भेजा था प्योर ऑक्सीजन के साथ, अब आ रहा है CO2 को लेके। बट इसमें क्या होते हैं, वेन्स में होते हैं वॉल्व होते हैं जगह जगह। वॉल्व क्यों होते हैं, क्योंकि अब इस ब्लड के पास प्रेशर नहीं रहा ना, तो क्या हो सकता है, ये बैक फ्लो हो सकता है, मतलब ऊपर जा रहा था ऊपर से लौट के नीचे आ गया, इतना प्रेशर ही नहीं है, तो वॉल्व होते हैं। तो जैसे ही इस वाले पोर्शन से ये ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये वॉल्व तुरंत बंद हो जाते हैं, ताकि ये बैक फ्लो ना कर पाए। तो वेन में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। वॉल्व होने का रीजन ही बता दिया कि जो वेन में जो ब्लड फ्लो होता है उसका प्रेशर होता है कम। ठीक है, अब आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो ये चीज़ें होती हैं, ऐसे पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स के बीच में पतली पतली ट्यूब होती हैं, इनको बोला जाता है कैपिलरी। इनका जो डायमीटर होता है वो आर्टरीज से वेन से सबसे बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, वे इनको बोला जाता है कैपिलरीज। ठीक है, ये कहाँ पे होती हैं, ये पूरी की पूरी बॉडी में होती हैं, पूरी बॉडी में होती हैं। इन्हीं के थ्रू देखो, क्योंकि आर्टरीज की और वेन्स की दीवार तो मोटी मोटी होती है बच्चों, तो ये क्या करती हैं, ये तो सप्लाई, जैसे ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है, ब्लड में फूड भी है, ऑक्सीजन भी है, ये सारी चीज़ें, बट ये अपने को सेल को ट्रांसफर करनी है, तो ये कैपिलरीज में जाते हैं, ब्लड जाता है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज होती हैं बहुत थिन होती है। तो इससे क्या होता है, इन थिन कैपिलरीज से होके जो फूड है और जो अपनी O2 है वो यहाँ से निकल के सेल्स तक पहुँच जाती है, इनसे निकल के सेल्स तक पहुँच जाती है।
और वापस यहाँ से CO2 जो बॉडी पार्ट से अब O2 तो यूटिलाइज हो जाएगी हर जगह और बच्चे की CO2 उनके अंदर वापस आ जाती है, ठीक है, CO2 अंदर आ गई तो इन कैपिलरीज से फिर ये पहुँच जाती है वेन्स में, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन्स के बीच में कैपिलरीज होती है और जो कैपिलरीज होती हैं वही एक्सचेंज का काम करती है, फूड का, ऑक्सीजन वगैरह का, सबके एक्सचेंज का काम कौन करती है? कैपिलरीज। और कैपिलरीज बहुत पतली पतली होती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पूछूँ कि स्पीड यदि सेम स्पीड से ब्लड फ्लो हो रहा है, सेम प्रेशर से, और एक तो इस वाली से निकल रहा है, एक इस वाली दीवार से, तो बताओ किसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी? तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता है, A1 V1 = A2 V2, ये क्या है? ये क्या बता दी सर आपने? नहीं बता? ठीक है, तो मैं नहीं बता रहा, इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा। आप पता करना मैं ये क्या लिखना चाह रहा हूँ, किसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी। एरिया पर डिपेंड करती है ना वेलोसिटी। A1 V1 = A2 V2, ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है कहीं ये? देखो देखो, पता करो पता करो पता करो, तो आप बता पाओगे इसमें स्पीड। यदि कोई क्वेश्चन आ जाए बाई थ्योरेटिकल तो आपको पता चल जाए। अब देखो, अपने को एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। अपने का मतलब समझ रहे हो ना, ह्यूमन बींग्स को एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रॉपर्ली सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। जैसे मैंने भी हार्ट का डायग्राम दिखाया था, उसमें देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दूसरी साइड है। इनको डिवाइड करने वाली जो वॉल्व है, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड को डिवाइड करने वाली वॉल्व है, उसका नाम है सेप्टम। इसको डिवाइडिंग वॉल्व बोलते हैं। ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखती है, क्योंकि अपन जो होते हैं, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं और बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और बर्ड्स वगैरह, जो बर्ड्स तो समझ गए ना क्या होता है, बर्ड्स मतलब पक्षी वगैरह, वो क्या होती है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स मेंटेन करके रखती हैं। जैसे कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर बताइए, वो आपको फिक्स मेंटेन रहता है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो जाए। यदि मिक्स हो गया तो प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो अपने शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन हैं वार्म ब्लडेड है, मतलब उबलता हुआ, अपना खून गर्म है ना, गर्म खून के इंसान है, तो वार्म ब्लडेड होते हैं। इसीलिए क्या ज़रूरी है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी टेम्परेचर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग रहे, ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी मिल पाए और अपना शरीर का टेम्परेचर मेंटेन हो पाए। और दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम या ज़्यादा होने लगता है। उनका नाम क्या क्या है? जैसे कि एम्फीबियन क्या होते हैं? जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, एम्फीबियन इनको बोला जाता है। जैसे कि कछुआ हो गया, मेढक हो गया, एम्फीबियन हो गए। एम्फीबियन को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। रेप्टाइल, एम्फीबियन और रेप्टाइल कौन हो गए? जो रेंग के चलते हैं, यानी कि सांप वगैरह। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल में होते हैं थ्री चैम्बर्स हार्ट होता है। अपने कितने चैम्बर थे? 4 चैम्बर थे ना, देखे ना अभी अपने 4 चैम्बर। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, ये हो गए, ये होते हैं ना 4 चैम्बर। बट उनमें क्या होते हैं उनमें क्या होते हैं? सिर्फ 3 चैम्बर होते हैं। तो मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं होता, उनमें थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग भी हो जाती है। जबकि फिश होती है उनमें तो सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है। 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, अपना जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पूरे सर्कुलेशन में 2 बार हार्ट से पास हुआ ना अपना ब्लड। 2 बार कैसे हुआ कि एक बार तो लंग से आया और इस लेफ्ट वाले पार्ट से होकर पूरे बॉडी में सप्लाई हो गया, फिर बॉडी से वापस लौट के आया हार्ट में, और वेंस के थ्रू लौट के आया और हार्ट में गया। उसके बाद वापस ये पहुंचा लंग्स तक। CO2 लेके गया ना ये ब्लड, और CO2 लेके लंग्स तक पहुंच गया, और वापस CO2 वहाँ से चली जाएगी लंग्स से एल्वुलाई में, और एल्वुलाई का बाद का तो आपको पूरा प्रोसेस पता ही है, और वहाँ से बाहर निकाल दी जाएगी, तो मतलब 2 बार हार्ट से पास हुआ है ना अपना ब्लड, इसीलिए अपना जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। हार्ट से 2 बार पास होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। जबकि जैसे कि जो फिश जो होती हैं उनमें जो ब्लड फ्लो होता है ना, मतलब वो एक ही बार होता है, हार्ट से एक ही बार ब्लड फ्लो होता है। एक बार हार्ट में गया, उसके बाद पूरे शरीर में सप्लाई हो गया, बस ऐसा होता है। मतलब एक पूरी साइकिल में एक बार ही हार्ट से पास होता है पूरा ब्लड, इसीलिए उनको बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। और अपना कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। और अपना कितने चैम्बर हार्ट है? 4 चैम्बर। एम्फीबियन रेप्टाइल का कितना होता है? 3 चैम्बर। और फिशेज का कितना होता है? 2 चैम्बर। अपने पास जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो डबल सर्कुलेशन सिस्टम। उनके पास जो सिस्टम होता है फिशेज के पास वो होता है सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। अब ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? तो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं बच्चों, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए लिम्ब सिस्टम बताऊँगा आपको। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए आपको क्या करना है? ब्लड प्रेशर पहले तो ये बताओ, आर्टरी में ज़्यादा होगा या वेन्स में ज़्यादा होगा? बताओ।
अरे आर्टरीज में तो पंप प्रेस कर रहे हैं ना उसको, तो आर्टरीज में ज़्यादा होगा। वेन्स में तो क्या है, एकदम मरा गिरा सा बेचारा शरीर से जाके पूरे शरीर में सप्लाई कर करके वापस लौट के आ रहा है, मतलब वेन्स में तो प्रेशर कम होगा ऑब्वियसली, तो आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, और आर्टरीज में भी प्रेशर कब ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तब, या फिर रिलैक्सेशन के टाइम। तो सीधी बात है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ज़्यादा प्रेशर होगा, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ज़्यादा प्रेशर होगा। उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब समझ लो आप, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होगा किसमें, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा ना, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा हार्ट, तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रहा होगा, ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होगा, तब उसको बोलते हैं हाई प्रेशर सिचुएशन, जब प्रेशर होता है हाई। जब वो रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है, तब प्रेशर हो जाता है कम। जब प्रेशर हो जाता है कम, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जैसे इसको सिस्टोल बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। DIASTOLE, DIASTOLE डायस्टोल जब रिलैक्सेशन होता है तब। तो ठीक है, तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है, वो होता है 120 mm ऑफ HG, 120 mm ऑफ HG। ये इतना लेट कैसे चल रहा है मार्कर। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ HG होता है, मतलब ये होता है अमाउंट कम होता है। ठीक है, सुनिएगा। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसका नाम होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर की स्पेलिंग लिख लो, SPHYGMOMANOMETER, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग हो गई। कोई दिक्कत। अब देखो, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उस सिचुएशन को बोला जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, यदि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ब्लड फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, प्रेशर बहुत हाई है और आर्टरीज में ब्लड फ्लो जितना हो सकता है उतने से ज़्यादा यदि फ्लो होने की कोशिश करेगा, मतलब इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो आर्टरीज है वो कभी कभी फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये हाइपरटेंशन किस वजह से होती है, खाने पीने की वजह से हो सकती है, जब आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो जाए तब हो सकती है, या फिर ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी हो सकती है कि ब्लड फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है और आर्टरी में जाता है तो आर्टरी की वॉल उसको सहन नहीं कर पाती और फट जाती है, रप्चर हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लड वेसल्स के बारे में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के बारे में, आर्टरीज और वेन्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। वेन्स क्या करती हैं, सारे ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करती हैं और हार्ट तक पहुंचा देती हैं, जबकि आर्टरीज क्या करती हैं, पुश करती हैं ब्लड को सारे ऑर्गन तक पहुंचा देती हैं। इसीलिए जो आर्टरीज की वॉल होती हैं वो तो होती हैं थिक, जबकि वेन्स की वॉल कैसी होंगी, थिन भी होंगी, तो भी काम चला, इसलिए वो होती हैं थिन। ठीक है, और सप्लाई का जो काम करते हैं वो कौन करती हैं, उनका नाम होता है कैपिलरीज। और कैपिलरीज की थिकनेस होती है वो 1 सेल थिकनेस होती है, बस एक सेल 1 सेल थिक होती है, एक सेल थिकनेस के बराबर की थिकनेस होती है। और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चलता है, जैसे कि ब्लड सराउंडिंग से कोई भी चीज़ ले जानी होगी, नहीं ले जानी होगी, इसी के थ्रू चलती है। अब देखो, एक चीज़ और होती है ब्लड में, ब्लड में तो बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि RBC हो गई, रेड ब्लड सेल, और RBC में क्या मिलता है, जो ऑक्सीजन के साथ एफिलिएट करता है उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। WBC क्या करती हैं, वाइट ब्लड सेल क्या करती हैं, ये करती हैं अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इम्यूनिटी, जैसे शरीर पे कोई भी बीमारी वगैरह आ जाती है, कुछ भी हो गई, हेल्थ इश्यूज आएंगे तो WBC उससे फाइट करेंगे, ये क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। थर्ड चीज़ होती है वो होती है प्लेटलेट्स। थर्ड चीज़ होती है प्लेटलेट्स, ये क्या करती हैं बच्चों, कि कभी कभार जैसे आपको कोई चोट वगैरह लगी और आर्टरी में थोड़ा सा बाहर से रप्चर हो गया, थोड़ा सा कट लग गया, इसकी वजह से खून निकल रहा है आपका बाहर, खून बाहर निकल रहा है बच्चों, तो यदि आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से खून रुक पाए तो क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा खून बाहर निकल जाएगा, पूरा पूरा खून बाहर निकल जाएगा। इसीलिए उसको क्लॉट करना बहुत जरूरी है, मतलब उसका थक्का जमना बहुत जरूरी है। थक्का जम जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपने देखा होगा ब्लड फ्लो होता है, उसकी थोड़े टाइम के बाद एक रेड कलर का वहाँ पे एक स्पॉट जैसा बन जाता है, रेड कलर का स्पॉट जैसा बन जाता है और ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि उसको लीकेज को भरने का काम करती हैं, जो भी लीक हो गया ना आर्टरीज में या वेन्स में, जहाँ पे कट लग गया उसमें, तो उसको लीकेज को फिल कर देंगी और वहाँ पे एक क्लॉट बन जाएगा और खून बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, किसी में एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड का थक्का, यानी कि ऐसा जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होती, उसको क्या बोला जाता है, उसका नाम है वैसे रॉयल डिजीज़। रॉयल डिजीज़ क्यों उसका नाम, एक तो ये पता लगाओ क्योंकि वो कहीं पर विदेश में किसी रॉयल फैमिली में ही हुई थी, तो इसका नाम इसीलिए पड़ गया था रॉयल डिजीज। और ये देखो कितनी खतरनाक बीमारी है, कितनी खतरनाक, कितनी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी कि कहीं से कोई भी कट ना लग जाए,
कट ना लगे, यदि कट लग गया एक बार तो ब्लड का थक्का बन नहीं सकता, इसीलिए पूरा खून बाहर निकल जाएगा और उसकी हो जाएगी डेथ। इसको भी ये बीमारी है, तो उसका नाम रॉयल डिजीज़ है। और ये आपको पता करना है कि रॉयल डिजीज़ का नाम क्यों पड़ा, एक तो ये पता करना है आपको, और रॉयल डिजीज़ नाम पड़ भी गया तो अच्छी बात है। रॉयल डिजीज़ नाम पड़ गया तो उसमें होता क्या, आपको मैंने बताया दिया, रक्त का थक्का नहीं जमता। डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। एक मिनट में अपना जो हार्ट है वो इतना ml ब्लड को निकाल देता है अपने अंदर से। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अपने ह्यूमन बींग्स में तो देख लिया ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है, पहले तो ये बताओ प्लांट्स में। एक तो होता है पानी, जल लीजिए, जल जल, तो एक चीज़ तो होता है जल, यानी कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह मतलब पूरे प्लांट तक पहुँचा देना या पूरी ट्री तक पहुँचा देना, एक तो प्लांट में वाटर। दूसरा होता है फूड। फूड कहाँ पे बना, ग्रीन लीव्स फूड बनाती है ना, तो फूड को अब जगह जगह पे पहुँचाना भी तो पड़ेगा, जैसे कि फ्रूट बन रहे हैं यानी फल बन रहे हैं, तो फल को भी तो खाने की जरूरत है ना, तभी फल में कन्वर्ट हो पाएगा, तो इसीलिए फ्रूट को भी इसकी ज़रूरत है, समझा है। ये बैटरी जाने वाली है मेरी, मेरी नहीं, इससे लैपटॉप की बैटरी जाएगी तो कोई बात नहीं, वापस मैं चार्ज आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है हो गया। अब देखो क्या होता है इसमें कि जैसे फ्रूट वगैरह हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या जरूरत पड़ जाएगी। चलो एक मिनट रुक जाता हूँ बच्चों, मुझे क्षमा करना, मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा इसका, तो मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट वेट करो, वेट करो। हेलो, हाँ बच्चों, चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में मतलब ट्रांसपोर्ट क्या क्या चीज़ें करने की जरूरत है। तो एक तो है अपना पानी और एक है अपना खाना वगैरह, इनका ट्रांसपोर्ट करने की, एक जगह से दूसरी जगह खाना ट्रांसफर करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोलिए। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है वो होता है जैलम के थ्रू। तो जैलम को याद रखने के लिए एक सिंपल टेक्निक है, जैलम यानी कि जल, पानी का ट्रांसपोर्टेशन होगा जैलम के थ्रू। ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होता है। कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे, रूट से ही तो होगा, रूट से ही पानी से, तो पानी कहाँ से आएगा, ये जड़ से ही तो आएगा, यानी कि रूट से आएगा। तो रूट में क्या होता है, ये रूट है, और रूट में यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहले यहाँ से कोई मिनरल मतलब सॉल्ट, ये सॉइल से चला गया, इस रूट के इस पार्ट में चला गया, सॉइल से सॉल्ट चला गया रूट के इस वाले पार्ट में। अब इसकी वजह से इन दोनों में थोड़ा कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो पानी होता है वो एनवायरनमेंट से वो यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, इस रूट तक तो पहुँच जाएगा। बट ये वाटर की सप्लाई तो अपने को पूरी जगह ऊपर तक करनी है एकदम, क्योंकि देखो यदि ये डिस्टेंस बहुत कम होती तो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था, सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था। डिफ्यूजन हुआ मतलब कॉन्सनट्रेशन डिफरेंस की वजह से पानी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, बट ये पानी पहुँचाना तो एकदम ऊपर तक है, ऊपर अपर पार्ट तक भी पहुँचाना है, ट्री के अपर पार्ट तक पहुँचेगा, मतलब लीव्स तक भी पहुँचेगा और एकदम चोटी तक भी पहुँचेगा उसकी। तो इसका मतलब ये तो बहुत लंबा इसको सफर तय करना है, मतलब सिर्फ डिवीजन से काम नहीं चलेगा, मतलब कोई और फोर्स की जरूरत पड़ेगी जिसकी वजह से वाटर सर्कुलेशन प्रॉपर हो पाए। उन और फोर्स का नाम क्या होता है, एक तो होता है रूट प्रेशर। तो रूट क्या करती है, जो जड़ होती है, रूट होती है, वो इस पर लगाती है प्रेशर, इस वाटर में प्रेशर लगाती है, रूट प्रेशर, जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है। और दूसरा जो फोर्स काम करता है उसका नाम होता है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल या सक्शन पुल, वो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन पुल में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो वहाँ से ट्रांसपीरेशन के थ्रू पानी बाहर निकल जाता है, और पानी जब बाहर निकलेगा बच्चों तो एक पुल क्रिएट करता है, वो एक खिंचाव क्रिएट करता है जिससे नीचे का पानी ऊपर आए। तो डे टाइम पे जो मेन फिनोमेना होता है पानी को खींचने का, उसको बोलेंगे ट्रांसपीरेशन, क्योंकि डे टाइम पे ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर लॉस कब होगा, डे टाइम पे ही होता है, डे टाइम पे होगा तभी तो, जब स्टोमेटा ओपन होगा तभी तो ट्रांसपीरेशन होगा। तो ठीक है, हो गया दिन में, क्योंकि सनलाइट भी दिन में ना, और ट्रांसपीरेशन क्या होगा, वेपराइज होगा ना पानी उस जगह से स्टोमेटा के थ्रू, तो कब होगा, वो दिन में होगा जब धूप तेज होगी, तब ठीक है। और जो रात में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, वो किस वजह से होगा, सॉइल पर जो अंदर जो फोर्स लग रहा है ना, जिसको सॉइल पे जो रात में फोर्स लग रहा है ना, प्रेशर क्रिएट होता है, रूट प्रेशर जिसको बोलते हैं, रूट प्रेशर, रूट जो प्रेशर लगा रही है, तो रात में तो मेन जो सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है वो रूट प्रेशर होता है, और दिन में जिम्मेदार होता है ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिससे कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर बनी रहती है। और सक्शन पुल, यहाँ जिसको अभी मैंने बताया था, सक्शन पुल को ट्रांसपीरेशन पुल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही होता है।
कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे, एसेंट ऑफ सेप एक टर्म आती है, इसको क्या होता है, एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। मतलब अपवर्ड मूवमेंट वाटर और मिनरल का किसके थ्रू, रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जाने को बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। तो एसेंट ऑफ सेप मतलब प्लांट में रूट से लेके डिफरेंट पार्ट तक पानी जाने के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला तो रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है, वॉल ऑफ सेल ऑफ रूट हेयर आर वेरी थिन। जो रूट के हेयर होते हैं बहुत थिन होते हैं। वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर द रूट हेयर। जो सॉइल होता है, सॉइल से पानी रूट हेयर में जाता है। ये किस प्रोसेस से जाता है, ऑस्मोसिस से। यानी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो पानी होगा वो रूट्स में चला जाता है, रूट्स हेयर में पहुंच जाता है। और रूट क्या करती है, रूट प्रेशर लगाती है और वो प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर को ऊपर तक स्टेम तक पहुंचाने के लिए। दूसरा होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्यों लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जो रूट होंगी वो एक फाइन कैपिलरी की तरह भी तो काम करेंगे, क्योंकि बहुत फाइन है, जिसकी वजह से वाटर और लिक्विड होगा वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर तक पहुँचेगा, कैपिलरी एक्शन तक पहुँचने का काम करेगा, ठीक है। और तीसरा जो है ट्रांसपिरेशन पुल, वाटर लॉस की वजह से जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वो, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडिशन क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। इसमें क्या है कि बस छोटी सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन इसमें बता रखा है कि जो एडिशन क्वेश्चन फोर्स होंगे ना उसकी वजह से भी मूवमेंट होता है पानी का, ये बता रखा। आपको ये ध्यान रखनी जरूरत नहीं है, ये तीन याद रखना, कैपिलरी एक्शन होगा, ट्रांसपिरेशन पुल होगा और रूट प्रेशर, ये तीन चीज़ जिम्मेदार होती है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड बना कहाँ पे, प्लांट्स में बना कहाँ पे, ग्रीन पार्ट में फूड बन गया, बट इसकी सप्लाई तो हर एक जगह करनी है, मतलब प्लांट में। देखो रूट पानी तो नीचे से ऊपर ही पहुँचाना था, बट जो जो फूड होगा वो तो लीव से ऊपर भी पहुँचाना पड़ेगा और नीचे भी पहुँचाना पड़ेगा, मतलब हर पार्ट तक फूड को पहुँचाना पड़ेगा। और वो किसके थ्रू होगा, वो होगा जाइलम के थ्रू, जाइलम नहीं सॉरी फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू आपको पहुँचाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, फूड टू वे ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि फूड का टू वे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि जाइलम का वन वे ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन वन वे होता है, मतलब रूट से लेकर ऊपर तक पहुंचाना है, जबकि फ्लोएम तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा बच्चों, देखो उसमें तो रूट प्रेशर वगैरह सिर्फ उनसे ही काम चल गया था, बट यहाँ पे जरूरत पड़ती है एनर्जी की, यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तभी ये पूरा सप्लाई हो पाएगा, फूड हर एक जगह पहुँचे, इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ रूट प्रेशर वगैरह से, ट्रांसपोर्टेशन पुल से, इनसे काम चल रहा था, जबकि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और एटीपी खर्च होंगी यहाँ पे। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे सुक्रोज होता है, सुक्रोज क्या है, ये भी एनर्जी इससे मिलेगी सुक्रोज से। इसको सुक्रोज जो होगा उसको फ्लोएम में ट्रांसफर कर देंगे, सुक्रोज को किस में ट्रांसफर कर देंगे, फ्लोएम में, और फ्लोएम तक सुक्रोज पहुंच गया। और सुक्रोज कैसे पहुंचा, एनर्जी लेके, किससे एनर्जी लेके, एटीपी फॉर्म में जो एनर्जी थी उस एटीपी फॉर्म की एनर्जी को लेके सुक्रोज पहुंच गया फ्लोएम के पास, जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से पानी इसके अंदर मूव कर जाएगा। और ये प्रेशर जो क्रिएट हो गया अब इसके अंदर, उस प्रेशर की वजह से लेस प्रेशर की तरफ इसका फ्लो होने लगेगा। मतलब देखो ये सुक्रोज आया और सुक्रोज किस वजह से मूव करेगा, एटीपी की जो एनर्जी की वजह से फ्लोएम में मूव कर गया सुक्रोज। अब इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब प्रेशर ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से जहाँ पे भी प्रेशर कम होगा, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। तो फ्लोएम तो आप जानती हो कि फ्लोएम में तो फूड वगैरह स्टोर्ड है और यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा है, तो यहाँ से जो फूड है वो लेस प्रेशर, यानी कि जहाँ पे भी फूड की जरूरत है वहाँ पर सप्लाई हो जाता है। सिंपल सी बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ पुल वगैरह से, सिर्फ रूट प्रेशर वगैरह से काम नहीं चलेगा, इतनी सी बात याद रखो आप। तो जैसे कि बरसात के मौसम में जब तुम क्या देखते हो, बरसात के मौसम में ये देखते हो कि जो शुगर होती है रूट और स्टेम में स्टोर रहती है और इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बर्ड्स में, यानी कि पत्तियों में, कि जिसकी वजह से वो ग्रो हो सके। तो ये एक एग्जांपल है फ्लोएम के द्वारा फूड के फ्लो का। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, पत्तियां निकलती हैं धीरे धीरे, उनको ग्रो होना पड़ता है, तो जो शुगर स्टोर रहती है ना रूट में और स्टेम में, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, इनमें बर्ड्स वगैरह में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और ये जो फ्लोएम किसकी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं, अमीनो एसिड वगैरह सब्सटेंस है ना, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। वाटर और मिनरल तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गए, जाइलम के थ्रू। और जो फूड होते हैं, फूड में भी मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था, उसका जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो लीव्स में फूड बनता है और उसको सारे प्लांट तक पहुँचाना है, तो ट्रांसलोकेशन करना पड़ेगा उसको, और ट्रांसलोकेशन करना ही किसका काम होता है, फ्लोएम का काम होता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, 80%। अब देखते हैं लास्ट सिस्टम, एक्रीशन।
अभी तक अपने कौन कौन से सिस्टम पढ़ लिए अपने? न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस है ना, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया। दूसरा पढ़ लिया अपने जो थर्ड जो है अपना अभी अभी ख़त्म हुआ है ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ पढ़ने वाले एक्सक्रीशन, जो अपन ने खाया पिया ट्रांसपोर्ट कर लिया सब कर लिया, अब कुछ वेस्टेज भी तो बना होगा, वेस्टेज भी तो बना होगा, उसको बाहर भी तो निकालना है। तो वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस या फिर एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस ही है ना, ये तो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। तो क्या होता है अपने शरीर में जो बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। यदि ये शरीर के अंदर रहेंगे तो ये हार्मफुल होते हैं, यदि लंबे टाइम तक शरीर में पड़े रहेंगे तो ये डेथ भी कॉज कर सकते हैं, इसीलिए इनको टाइम टू टाइम बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और इनको निकालने के बहुत सारे, यदि सिंपल जो होते हैं, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू इनको बाहर निकाल देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये बाहर आ जाएंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, मतलब अंदर से बाहर ट्रांसफर हो जाएंगे। बट कॉम्प्लेक्स जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अपने को निकालने के लिए इनको एक स्पेशल ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई डायग्राम, हाँ ये दे रखा ना एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? किडनी होती है, और किडनी के बाद होते हैं ये दो किडनी होती हैं अपने पास, दो होते हैं यूरेटर, और फिर ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, फिर होता है यूरेथ्रा के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये किडनी में बनेगा यूरिन, उसके बाद यूरेटर में जाएगा, फिर स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर में, तो जब भी अपने को अर्ज आएगी इसको बाहर निकालने की तो बाहर निकाल देंगे। तो यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है सबसे पहले तो ये बताओ। तो ये जो ब्लड होगा, ब्लड जितना भी होगा अपना ब्लड आएगा यहाँ तक आएगा, ब्लड यहाँ तक पहुँचेगा और जाएगा किडनी में, और किडनी में ब्लड होगा फिल्टर, और यहाँ पर जो फिल्टर होता है, फिल्टर करने के लिए जो इसमें जो यूनिट लगी होती है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है इसकी, किसकी? फिल्ट्रेशन के लिए जो बेसिक चीज़ें जो काम आती है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, और इसको निकालना क्या होता है बाहर, ये तो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड हो गया ना, उसको किडनी से अपने किडनी के थ्रू फिल्टर करके इनको बाहर निकालना पड़ता है। तो देखो ये कैसे वर्क करता है, इसको देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया, ये पहले ये समझ में आ गया इसका फिल्ट्रेशन कैसे होता है कि किडनी में फिल्टर हुआ, ब्लड जितना भी था वो फिल्टर हुआ, उससे नाइट्रोजन वेस्ट था वो बाहर आया, और नाइट्रोजन भी बाहर आ गया, उसको पहुंचा दिया गया यूरेटर में, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर हुआ, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल दिया। ठीक है, अब जो मेन जो वर्क करता है इसमें फिल्ट्रेशन के लिए वो करते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स में देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले तो ये आर्टरी से यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, ब्लड आ गया, ब्लड गया नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में भी जो सबसे पहले जो ब्लड जाएगा वो जाएगा वुमेन्स कैप्सूल में, वुमेन्स कैप्सूल ये पार्ट होता है नेफ्रॉन का, वुमेन्स कैप्सूल में जाता है ब्लड, और यहाँ पर फिल्टर स्टार्ट हो जाता है, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो वेस्ट था वो ब्लड से अलग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड तो इसके थ्रू वापस यहाँ से बाहर निकल गया, और जो वेस्टेज था वो यहाँ पे ये कप शेप का है ना, तो कप शेप के में यहाँ पे ये वेस्ट स्टोर होने लग गया। बट क्या होता है, इस वेस्ट को फिल्टर करने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पे फिल्टर कर दी गई हैं। फिर गए ओ दैया रे भैया दैया गए ये गए, ये क्या हुआ कि ब्लड के साथ साथ कुछ वेस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ से फिल्टर आउट कर दी गई थी, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमीनो एसिड, जैसे कि सॉल्ट, और बहुत सारा पानी यहाँ से फिल्टर आउट कर दिया गया था। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर यहाँ से फिल्टर आउट कर दिया गया था, किसमें? वुमेन्स कैप्सूल के थ्रू जब यहाँ पे स्टोर हुआ। तो ठीक है कोई बात नहीं। आगे क्या हुआ, आगे जो ट्यूबुलर पार्ट है ना, वुमेन्स कैप्सूल के बाद जो होता है ना, ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स होती हैं, इनमें ये वेस्ट सब्सटेंस का फ्लो हो रहा है, वेस्ट सब्सटेंस फ्लो हो रहा है। तो कैपिलरीज ने इनसे बोला, वेस्ट सब्सटेंस से क्या बोला, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। इसने कहा दिल क्यों नहीं भरा आपका? तो इसने बोला कि दिल इसलिए नहीं भरा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी साथ ले जा रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज ले जा रहे हो, अमीनो एसिड ले जा रहे हो, सॉल्ट ले जा रहे हो, और इसको और बहुत सारा पानी ले जा रहे हो। तो ये क्या करता है, ये कैपिलरीज क्या करेंगी अब कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब सेलेक्ट करेंगी पहले तो कि कौन कौन सी काम की चीज़ें उनको वापस एब्जॉर्व कर लेंगे इस पानी से। तभी तो इसे बोल रही हैं कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। और ये क्या कह रहा है, जाने दो मुझे चैन की ज़िंदगी जीने दो मुझे जीने दो, अपना मुझको निकलने दो। ये बोल रहा निकलने दो, ये कह रहा नहीं अभी नहीं जाओगे, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। अच्छा ये बात है, कैपिलरीज क्या करती हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, जितना एक्सेस वाटर है और जितने भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल गई उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, इसके बाद ये यूरेटर में, यहाँ पे सबसे पहले जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से जो ये फ्लो हुआ, इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचेगी, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, ये स्टोर रहेगा,
कब तक स्टोर रहेगा, जब तक कि उसमें बहुत प्रेशर, मतलब काफ़ी प्रेशर बढ़ नहीं जाता। और जैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा तो अपने को अर्ज आएगा, अपने को अपने आप पता चल जाएगा कि अब मुझे यूरिन पास कर देना चाहिए। उसको बोलते हैं अर्ज, मतलब पता चलना अपने आप कि अर्ज आ गई, अपन इसको पास कर देना चाहिए, और ये अपन पास कर देंगे, ठीक है। और जो ब्लैडर होता है ना, वो कैसा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है मस्कुलर, पॉपुलर मस्कुलर, तो मसल से बनकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मस्कुलर। और ये अपने नर्वस कंट्रोल में होता है। ये नर्वस कंट्रोल क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो नर्वस कंट्रोल में होता है, और जैसे ही अपन चाहेंगे, जितना देर के लिए अपन चाहेंगे उतनी देर के लिए रोक सकते हैं, और ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही अपन ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना, पर कंट्रोल कर सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और इसको पास कर देना चाहिए। समझ में आया क्या क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ से ब्लड आया, पूरा ब्लड आया, और ब्लड के बाद में ब्लड गया वुमेंस कैप्सूल में, वुमेंस कैप्सूल में फिल्टर आउट हुआ। फिल्टर करने के टाइम इसने बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दी, ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट वगैरह को भी फिल्टर कर दिया। तो इनको सिलेक्टिवली रीऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कैपिलरीज ने बोला अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। तो इन्होंने कैपिलरीज ने क्या किया, इससे जो भी सिलेक्टेड चीज़, जो भी इसको वापस एब्जर्व करनी थी, उन चीज़ों को वापस एब्जर्व किया, और फिर इसको छोड़ दिया। और फिर ये पहुंचा कलेक्टिव डक्ट में, कलेक्टिव डक्ट में पहुँच के इसको अब ये इतना गोल मोल डायग्राम देख के आप घबराना नहीं है, इसमें है क्या, कुछ नहीं है। सिर्फ देखो ये जो रेड रेड कलर की चीज़ें दिख रही है, रेड ये जितनी भी है, वो सिर्फ ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल है। उनका काम तो ये है कि ब्लड को इसको सप्लाई करना और वापस ब्लड को लेके चला जाना। इसको सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट लेके जाना ना, वेस्ट लेके जाना। तो ये फिल्टर आउट हो गया एक बार, तो ये ब्लड तो चल देगा यहाँ से। अब देखो कैपिलरी से ब्लड जुड़ा हुआ है ना, ब्लड वेसल जुड़ी है। ऐसा क्यों, क्योंकि कैपिलरी ने जो रीऑब्जर्प्शन किया ना, मतलब वापस इनसे जिन जिन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ऑब्जर्व किया, उनको वापस ब्लड को सप्लाई कर देगा। ले भाई इनको लेके जाओ वापस, और इनको ब्लड को सप्लाई कर दी ये चीज़ें, और इस फिल्टर को पास। अब देखो कई बार क्या हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ये फिल्टर की प्रोसेस हो जाती है, मतलब किडनी हो जाती है ख़राब, किडनी ख़राब हो गई, मतलब अब इसमें फ़िल्टर करना बंद कर दिया, किडनी ने फ़िल्टर करना बंद कर दिया। तब क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प ली जाती है, आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प ली जाती है, जिसको हीमोडायलिसिस बोला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है कि आपको लिटा दिया जाएगा बेड पे, आपके शरीर से पूरा का पूरा ब्लड बाहर निकलेगा धीरे धीरे करके, और ब्लड को सप्लाई करेंगे ऐसे करके एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्बर, ऐसे सेलेक्टिव परमेबल मेम्बर होती है, सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन में सप्लाई करेंगे, जिसमें कि क्या भरा रहता है, डायलिसिस सॉल्यूशन होता है। उसमें क्या होगा, जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, बट इसमें कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, अंदर से जो भी वेस्टेज होता है वो बाहर आ जाता है, इसमें बाहर आ जाता है। उसको ऐसे नीचे यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाएगा, जो भी यूरिया वगैरह जो यहाँ से आएगा वो यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद वापस जो ब्लड होगा उसको शरीर में डाल दिया जाएगा, ठीक। बट इसमें देखो सेलेक्टिव रीऑब्जर्प्शन वगैरह ये सब कोई मेथड नहीं है ना। तो कई बार इसमें क्या होता है, कई बार नहीं, इसमें जनरली ये होता है कि शरीर में जितनी भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी एक बार फिल्टर आउट हो गई तो हो गई, उसमें वापस रीऑब्जर्प्शन का कोई चांस नहीं होता। जैसे कि नॉर्मल प्रोसेस में हो रहा था ना, वैसा इसमें नहीं होता। समझ आ गया। अब देखो एक्सक्रीशन इन प्लांट देख लेते हैं थोड़ा सा, इतना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही बताऊंगा। एक्सक्रीशन इन प्लांट मतलब जैसे कि अपन ने क्या किया, अपने भी एक्सक्रीशन के नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकाले, ऐसे ही प्लांट क्या करते हैं, प्लांट के लिए ऑक्सीजन भी वेस्टेज होती है। कब, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तब ऑक्सीजन वेस्टेज होती है ना, तो वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं फोटोसिंथेसिस को। और जो नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मल जैसे कि अपन ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तब अपने लिए क्या वेस्टेज होता है, CO2। तो उनके लिए भी रेस्पिरेशन के टाइम तो CO2 वेस्टेज होता है, बट O2 वेस्टेज कब हो जाती है, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो O2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है, O2 बाहर निकल जाएगी। कैसे बाहर निकलेगी, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। और वो पोर्स किससे रेगुलेटेड होते हैं, बीन शेप, किडनी शेप जो होती हैं, किडनी बीन्स होते हैं, उनके थ्रू। उनको बोला जाता है गार्ड सेल। गार्ड सेल कैसे वर्क करते हैं अभी बता दिया था, ये तो सब पता चल गया। तो एक्सेस वाटर भी इनके थ्रू निकल जाता है, जितना एक्सेस वाटर होता है वो भी वेस्ट हो गया ना। तो एक्सेस वाटर एक तो वेस्ट होता है, वो निकल जाता है किसके थ्रू, इन गार्ड सेल के थ्रू, जिसको बोला है स्टोमेटा के थ्रू निकल जाता है। और जो O2 CO2 जो भी जिस टाइम पे वेस्टेज होता है वो इनके थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। और बहुत सारे वेस्ट होते हैं वो रहते हैं जैसे लीव्स वगैरह में कई सारे वेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, और लीव्स क्या होती हैं एक टाइम के बाद नीचे गिरा दी जाती हैं। तो जितने वेस्ट होते हैं वो धीरे धीरे लीव्स में इकट्ठे हो जाते हैं, और लीव्स को एक टाइम के बाद नीचे गिरा दिया जाता है। तो ये बाकी जो वेस्टेज थे वो चले गए। और क्या होता है और जो कई सारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो वेस्ट इकट्ठा होता है वो सेलुलर वैक्यूल्स में हो जाता है। वैक्यूल्स में जो वेस्टेज है वो इकट्ठा हो जाता है। वैक्यूल्स वगैरह क्या होते हैं, ये बच्चों आपके लिए इसके लिए क्लास 9th में जाना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। लेक्चर भी देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ पे वैक्यूल्स का। तो वैक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, कई वेस्टेज वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और जो लीव्स में इकट्ठे हो जाते हैं उनको फॉलो हो जाएंगे, तो मतलब लीव एक टाइम पर नीचे हो जाती हैं तो चले। और कुछ वेस्टेज होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, रेजिन और गम्स की फॉर्म में। रेजिन और गम आपने देखा होगा, दुनिया में कितना गम है,
गम कितना, वो वाला गम नहीं, वो वाला गम नहीं है ये। गम देखा होगा ना, गोंद जिसको बोलते हैं, जो प्लांट से गोंद आप बाहर निकालते हो, खाते हैं, अच्छी चीज़। ये प्लांट के लिए क्या है, वेस्टेज है ना, ये वेस्ट है बच्चों जिसको आप खा रहे हो, रेजिन वगैरह निकलती है वो। ये स्पेशली रेजिन और गम्स कहाँ पे मिलती है, ओल्ड जाइलम में। ओल्ड जाइलम में ये मतलब स्टोर होती हैं, और इसके बाद ये बाहर प्लांट से निकल जाए। और कुछ वेस्टेज होते हैं वो रूट्स के थ्रू सॉइल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो रूट्स के पास मिट्टी है ना, उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे वेस्टेज। तो समझ में आया प्लांट्स में कौन कौन से वेस्टेज होंगे। फोटोसिंथेसिस के टाइम तो ऑक्सीजन वेस्टेज हो जाती है, और हो गया एक्स्ट्रा वाटर भी वेस्टेज हो गया, वो सब तो निकल जाते हैं। जो वाटर होगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू निकल जाएगा स्टोमेटा से। जो ऑक्सीजन होगी वेस्टेज फोटोसिंथेसिस के टाइम, वो भी स्टोमेटा के थ्रू निकल जाएगी। जब CO2 वेस्टेज होगी, जब वो रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो CO2 स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और कई वेस्टेज होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं लीव्स में, और लीव्स एक टाइम के बाद गिर जाती है, तो वेस्ट भी नीचे गिर जाते हैं। रेजिन और गम्स भी वेस्ट होते हैं, जो कि प्लांट डायरेक्टली उनको बाहर निकाल देते हैं। और कई वेस्ट होते हैं उनको वो वैक्यूल के रूप में स्टोर करके रखते हैं। और कुछ जो वेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के थ्रू उनको एक्सक्रीट कर देते हैं। जो रूट के पास सॉइल होती है उसमें डायरेक्टली उनको भेज देते हैं, ठीक है। एनी डाउट तो नहीं है बच्चे, डाउट है तो पूछ लेना। तो ये टॉपिक हुआ इस तरह से ख़त्म। थैंक यू सो मच, काफ़ी लंबा चला गया ये।